अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी बहुत सादा है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो खुद क्रिएट कर देते हैं। आजकल जैसे सब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज़ हकीकत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया की दुनिया को जो हकीकत समझ आते हैं और एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ चली जाती हैं। वहाँ से ज़िंदगी की मुश्किलात का जो इजाफा होता है वहाँ पर देखने में आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जहाँ पर सोशल मीडिया का फैक्टर आ जाता है वहाँ पर वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो ये गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए। ख्वाब देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनके लिए स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है, उन्हें अचीव करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आज में जीना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आज में जिएंगे, अपने हार्डवर्क को, अपनी मेहनत को मज़ीद इसी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह जो गाड़ी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो टारगेट्स आपने सेटल किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपने आज में जिए और सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाली हर चीज़ हकीकत नहीं होती है। तो आसपास के रिश्तों का भी ख्याल रखें, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का जो मौसम है वो माह अप्रैल के आगाज़ से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 27 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद भी इजाफा देखने को आएगा। अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं है फैसलाबाद में, और पूरे वीक में बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया। लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से एक बात जो है वो सामने आ रही है महकमे मौसमियात की जानिब से, वो ये है कि हीट वेव का या हीट स्ट्रोक का भी खदशा होता है। अगर जो शिद्दत है मौसम की वो इसी तरह से बरकरार रही, और अगर मौसम गर्मा के हवाले से बात करें तो ये बहुत क्रूशल सीज़न होता है। ख़ासकर बहुत सारी बीमारियाँ भी जिसे कहते हैं कि वो सर पे आ खड़ी होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वाटर इनटेक उस तरह से नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किलात का सामना हो सकता है, वो भी हीट वेव या हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। तो घर से जब भी आप निकले तो अपने साथ एक वाटर बोतल का लाजमी इस्तेमाल जो है वो करें और साथ में वाटर बोतल रखें, और इसी तरह से घर से निकलते हुए सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और कुछ बात कर लेते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद के एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी हमारे रिपोर्टर का, मोहम्मद अली नारू, जो कि फैसलाबाद के हर जिसे कहते हैं टॉपिक पे बहुत गहरी गिरफ्त होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद नारू, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद के हवाले से फैसलाबाद का जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उससे। खासकर अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स के फ्यूचर की, करियर काउंसलिंग की, तो हर एक स्टेप पे बहुत मुश्किलात आती हैं स्टूडेंट को। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स के हवाले से। जैसे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स ने आगे अपना फ्यूचर जो है उसे सिलेक्ट करना होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में भी ऐसा कोई करियर काउंसलिंग, कॉलेजेस में भी ऐसा कोई डेस्क नहीं होता जो उन्हें गाइड कर सके। ज़ीनत, बड़ा सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए शुक्रिया, और बड़ा ही अहम और बुनियादी सा सवाल है ये कि जो एजुकेशन है हमारे यहाँ पर, और जैसे कि हमने आगे जाना है और एक करियर, एक लाइन को मुंतखब करना है कि आगे हमने पढ़ना क्या है, किस फील्ड का हमने इंतखाब करना है, तो ये सबसे अहम और बुनियादी चीज़ होती है किसी भी तालिब इल्म के लिए और तालिबा के लिए। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर हम लचक का मुजाहरा कर जाते हैं, या सोसाइटी प्रेशर ले जाते हैं, या फिर स्कोप को देखते हैं, या फिर किसी दूसरे का, बड़े का एक्सपीरियंस अपना लेते हैं कि जनाब उसने इस लाइन पे आया था तो ये चीज़ शायद मेरे लिए बेहतर होगी। हमारे यहाँ पर आम तौर पर 2 से 3 ही चीज़ें अपनाई जाती हैं, या फिर हम नॉन मेडिकल की जानिब जाते हैं, मेडिकल की जानिब जाते हैं, या फिर हम कंप्यूटर साइंसेस की जानिब चले जाते हैं, अकाउंट्स की जानिब चले जाते हैं, और FA की जानिब चूँकि रुझानात अब बहुत कम है, लेकिन वो भी ज़ाहिर बात है एक हमारा हिस्सा है, तो वो भी पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो तलबा के लिए सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उन्होंने खुद को देखना है सबसे पहले कि उनकी तरजीहात में चीज़ें शामिल क्या है, वो किस सब्जेक्ट को किस अंदाज में पढ़ सकते हैं, और कौन सी चीज़ उनके लिए सूदमंद होती है, किसमें वो बेहतर हैं और निखार ला पाते हैं। जो चीज़ वो खुद से करना चाहें, मतलब कि मैं अगर उसको कहता हूँ एक स्टूडेंट को कि यार अपना बैग खोलो और पढ़ना शुरू कर दो, मैंने फ़कत उसको ये बोला,
अब मैंने उसको कोई चॉइस नहीं दी कि तुम मैथमेटिक्स की बुक पकड़ो या इंग्लिश की पकड़ो या फिर IAS इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना शुरू कर दो या फिर तुम मुताला पाकिस्तान पढ़ो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब जब मैंने उसको एक खुला मैदान दिया है कि जनाब आप बस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें मेरे सामने, तो अब वो जो किताब निकालेगा वो उसके पसंद की होगी, वो रिलैक्स होकर जो पढ़ना चाहेगा, वो जो सब्जेक्ट है जिसमें वो बेहतर है या उसको बेहतर जानता है या समझता है। अब FSC, नॉन मेडिकल FSC या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट जो भी उसने करना है, उसने ये नहीं देखना कि मुआशरे की तरजीहात क्या है या फिर मेरे वालिद साहब क्या कहते हैं। सलाह और मशवरा बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है। आप देखें, आप सोचें, आप समझें, सब कुछ करें। आज आकर आपने वो करना है क्योंकि सर्वाइव आपने करना है, आगे पढ़ना आपने है, आपने FSC क्लियर करनी है, आपने इंटर क्लियर करना है और आपने उसको आगे लेकर चलना है। अगर आप सोसाइटी प्रेशर में ये फैसला कर लेते हैं मैट्रिक के बाद कि मैंने किस जानिब जाना है, किस जानिब नहीं जाना है, तो वो 2 से 3 माह का अमल होगा। बाद में जब आपके साल बाद पेपर्स आएंगे तो वो आपका कचरा खुल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो उससे बेहतर है कि आप FSC में पासिंग मार्क्स लें कोई 500 के करीब, तो उससे बेहतर है कि आप 8 सब्जेक्ट रख के कोई 900 के लगभग नंबर ले जाएं। अब यहां पर हमारे जो एक फैमिली प्रेशर डेवलप किया जाता है कि घर में एक माहौल बना दिया जाता है, फलां के बच्चे ने ये किया है और देखो वो अब क्या कर रहा है, फलां की बच्ची ने ये किया है, देखो अब वो क्या कर रही है, तो तुम्हारी नज़र में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये देखो फलां देखो। इसमें अब वो बच्चे का जो ज़ाती इंटरेस्ट था वो कहीं पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से गलत फैसला होता है और वो गलत फैसला फिर क्या होता है, वो आती हैं जी सप्लियां आती हैं, फेल होता है, फिर दोबारा से वो एक नया साल लगाता है, फिर अपने वक्त को दोबारा के लिए कंटिन्यू करता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सादा सी चीज़ ये है कि अपने इंटरेस्ट को देखें और समझे कि मैंने इसमें, देखें अब जितना जदीद दौर आ चुका है, इतनी ज़्यादा क्वालिटी आ चुकी है एजुकेशन में और इतनी ज्यादा वैरायटी आ चुकी है कि कोई भी शख्स कोई भी कोर्स करता है तो उसके बाद उसको जॉब मिलती है। जॉब नहीं भी मिलती तो सबसे बढ़कर बेहतरीन चीज ये है कि वो अपने काम की जानिब आता है। जो हमारे यहाँ पर मनफी पाई जाती है चीज वो ये होती है कि हम जो भी डिग्री करते हैं वो मद्देनजर हमारे एक ही चीज होती है या फिर मकसद एक होता है कि इसके बाद हमने नौकरी करनी है। ताकि नौकरी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। आपने होना ये कि इसमें मैंने बेहतर होना है और इससे मुतल्लिका मैं कोई अपना काम करूंगा, कोई देखूंगा, कुछ समझूंगा, जो भी है। नौकरी आपकी एक आर्जी चीज होनी चाहिए। जब हम नौकरी का माइंडसेट बना लेते हैं और उसकी बिना पर हम पूरा तालीमी अपना करियर डिपेंड कर देते हैं कि जनाब इसके बाद मुझे 50,000 की नौकरी मिलनी है, 60,000 की नौकरी मिलनी है, तो तब जाके मामला खराब होते हैं। उससे बेहतर यह है कि आप अपनी पसंदीदा, अपनी इंटरेस्ट को देखें, इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए माशरती रुझानात को देखें और फिर सलाह मशवरा भी कर लें। आप उन तीनों चीजों को मिलाकर जो आपको बेहतर लगता है। बिल्कुल, मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खासकर जब आप मैट्रिक के इम्तिहान देकर फारिग होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है। लेकिन सब्जेक्ट चूज़ करते हुए एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से सलाह लें, उनकी जो बातें हैं उन्हें भी लाजमी मद्देनज़र रखें, दोस्तों से भी पूछें, लेकिन एक चीज़ जो है वो आप नहीं भूलें कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ताकि अगर आप अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर चलेंगे फिर ही आप एक अच्छा करियर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं गुफ्तगू करने से पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ का, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं जहांगीर आप? अल्लाह का शुक्र। जहांगीर, बात हो रही थी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के करियर काउंसलिंग के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दौर बदल रहा है वैसे वैसे ज़रूरत भी बदल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है आर्ट्स का वो बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स किसी टाइम में बहुत तख्लीकी सलाहियत के हामिल होते थे, लेकिन आजकल आर्ट्स को वो फ़रोग नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं विश सबसे पहले तो मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसकी बुनियाद यही है स्कूल कॉलेज। क्योंकि स्कूल कॉलेज में उसकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है, उसको बताने वाला कोई नहीं है कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रो करना है, आपकी सलाहियत क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। इररेलेवेंट स्टडी जब हम करते हैं, ज़बरदस्ती किसी के कहने पे कहीं पे एडमिशन लेते हैं और नंबर अपने देखे बगैर सिर्फ ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इंटरमीडिएट को चूज़ करते हैं। और बिलखसूस साइंसेज में मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया मज़ीद सख्त कर देना चाहिए कि मैट्रिक में अगर 70% से बिलो है तो उसको साइंस की तरफ अवॉइड करवाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आप मेडिकल का देखें तो 90% से नीचे वाला तो सोचे ही ना मेडिकल में। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये हर बार ये फिगर सामने आते हैं कि मोर देन 70,000
जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं एमबीबीएस के लिए, ये वो हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो एफएससी तो कर चुके होते हैं मेडिकल में, लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया भी वो पूरा नहीं कर पाते और अप्लाई नहीं कर पाते। ये वो बच्चे हैं जिनमें से मैक्सिमम 5000 जो हैं वो सेटल हो पाते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट में। अब जो 65,000 बच्चा मिनिमम क्राइटेरिया भी मीट कर रहा था, एफएससी मेडिकल भी कर ली, टेस्ट में भी अपीयर हो गया और उसमें अक्सरियत पास तो हो जाती है, लेकिन नंबर चूंकि हमारे पास सीट्स बहुत कम है, तो टॉप जो बच्चे करने वाले हैं वो 4-5 हज़ार, वो 70-80 हज़ार में से वो सेटल हो पाते हैं, और बाकी मिनिमम 65,000 बच्चा हर साल वो जो सारे टेस्ट और सारे एग्जाम पास करने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन पाता। तो मसला हमारे यहाँ ये है कि हमने एक बहुत ज़्यादा ना झूठे ख्वाब जो दिखाए होते हैं बच्चों को। हम तो वैसे तो कहते हैं ना कि दुनिया सब्ज़ बाग दिखाती है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे असातिज़ा वो भी हमें सब्ज़ बाग दिखाते हैं मैट्रिक और इंटर तक, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, उसकी काउंसलिंग नहीं की गई कि वो कितना काबिल है, क्या कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हम लिमिटेशंस को साइड पे रख के उसको जबरदस्ती साइंस पढ़ाते हैं, ऐसे ही ठीक है। उसका रिजल्ट हमें हर साल के गजट में नजर आता है, क्योंकि साइंस की सप्लियां ज्यादा होती हैं। आर्ट्स की कभी आपने नहीं सुना होगा कि इतनी सप्लियां आई। आर्ट्स में एक बच्चों का मसला होता है इंग्लिश, जिसको हमने हवा बनाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आर्ट्स वालों को हमने इंग्लिश से डराया हुआ है, कभी साइंस वाले किसी की सुनी कि उसकी इंग्लिश में सप्ली आई? नहीं। तो ये हम हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे हव्वे क्रिएट किए हुए हैं। साइंस वालों के लिए हमने साइंस के सब्जेक्ट को हवा बनाया हुआ है, बिल्कुल, और आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश को हवा बनाया हुआ है। अच्छा, बच्चों को वही आप अच्छे अंदाज से पढ़ाएं। अब देखें, अगर आपने आर्ट्स चूज कर लिया है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस मैं समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज पर करना चाहिए, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो आप बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल। किसी भी साइंस वाले से ज्यादा सर्वाइव कर जाएंगे और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है वो कम्युनिकेशन का दौर है। ऐसे ही। उसमें आपके मार्क्स, आपकी डिग्रियां साइड पे रख दी जानी है। आपसे पूछना है कि आप कन्फ्लिक्ट को किस तरह से डील करेंगे, आप लोगों को किस तरह से डील करेंगे, आप अपना मैसेज किस तरह कन्वे करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में देखी जानी है। डिग्रियां आपकी साइड पे रख देनी है। और रही बात अगर साइंसेस की हम बात करें, यहाँ तो हम कोई ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हों जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खां हों, या इस तरह से बाकी कोई ऐसी इनोवेशन, कोई इजादात, कोई कंट्रीब्यूशन हमें नजर ही नहीं आ रहा साइंस का। मतलब अगर हम पाकिस्तान में फसलों से ही शुरू हो जाए ना, एग्रीकल्चर में, मतलब जिसको हमारे यहाँ सबसे नीचे वाली दर्जे की साइंस समझा जाता है, एग्रीकल्चर, तो उसी को ले ले तो उसमें क्या इनकलाब बर्पा कर दिया हमने। सब इनकलाब की बातें कई दहाइयों से चल रही हैं, कई सालों से नहीं, कई दहाइयों से। लेकिन उसमें आज भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जनाब गंदम की फसल की ग्रोथ इंडिया के मुकाबले में या किसी और कंट्री के मुकाबले में कम है, जो सबसे मेन क्रॉप है पाकिस्तान की। तो बाकी क्रॉप्स का क्या हाल होगा? तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इररेलेवेंट बच्चों को झोंक दिया उन सब्जेक्ट्स में जिनको वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बुनियादी तौर पर स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग हो जानी चाहिए। हाँ, और करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि 8th क्लास का जब एक स्टूडेंट एग्जाम देता है, पास आउट होता है, उसे वहीं से सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है कि वेदर उसने आर्ट्स में जाना है, उसने बिजनेस की फील्ड जो है वो तो आईकॉम जो है फर्स्ट ईयर में मिलती है, लेकिन वहाँ पर उसकी 2 फील्ड्स होती हैं, साइंसेस फील्ड होती है, इंजीनियरिंग फील्ड होती है, कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। और कंप्यूटर भी आजकल जो है वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट के बाद कह रही हूँ 9th और 10th में जो है वो स्टूडेंट चूज़ करते हैं। लेकिन इन्हें सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए सब ने ख्याल रखना है कि अपना इंटरेस्ट क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तभी हम अपने एजुकेशन निज़ाम में जो है वो बेहतरी लेकर आ जा सकते हैं। फैसलाबाद के एजुकेशन सिस्टम पे मजीद भी बात होगी, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है एजुकेशन सेक्शन के हवाले से कि एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी नई तब्दीलियां लेकर आई जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, और करियर काउंसलिंग जो है वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अली नारू भी मौजूद हैं, जहांगीर अशरफ हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स या इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्दर यूनिवर्सिटी में जाना है, उनके लिए ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले नारू, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बात करें तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं?
मसाइल ही मसाइल हैं, बुनियादी तो इक्का दुक्का होंगे लेकिन मसाइल का अंबार है। अब दूसरी जानिब ये भी है, जो पॉजिटिविटी है, अब हम देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलों पर बुनियादी जो सहूलियात का फुकदान होता था हमारे यहाँ पर कमोबेश सिटी की सतह पर, वो अब नहीं रह चुका है। जैसे कि साफ पानी का मुहैया करना, वॉशरूम की सफाई सुथराई, गार्डन का होना, सब्जा मुनासिब सब्जा होना, ग्राउंड होना, तो वो अब जो सिटी में स्कूल्स हैं कमोबेश उनमें ऐसा अब मसाइल बुनियादी चीज़ें नहीं दिखाई देती। अब जो मसाइल हैं वो हैं सारे के सारे टीचिंग के रिलेटेड, या फिर हमारा जो मेथड ऑफ स्टडी है उसको लेकर है, या फिर लिसनिंग स्किल्स के हवाले से है, राइटिंग स्किल्स के हवाले से, जो डायरेक्टली लिंक करते हैं पढ़ाई से, वो सारे के सारे मसाइल हैं जो जिन पर काम होना ज़रूरी भी है और जिन पर काम होना लाजिम व मलजूम भी है कि अगर इन चीज़ों पर अब काम नहीं होता तो हमारा जो पहले से पसमानदा निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, अगर उसमें अब भी बेहतरी नहीं आती तो वो यकीनन आने वाले दिनों में मज़ीद से मज़ीद ख़राब होता जाएगा। अब होना ये चाहिए कि जो चीज़ों को इवेल्यूएट करना है हमने तालीम को लेकर, हमारे जो स्कूल की सतह पर है वो मिडिल क्लासेस हैं, वो प्राइमरी क्लासेस हैं, वो हाई क्लासेस हैं, अब हमारा जो तालीमी मेयार है वो बुलंद होना चाहिए। अब तक जो सवाल यहाँ पर है महविश वो ये है कि ये इस सदी में भी 2025 में हम पहुंच चुके हैं और अभी भी हमारे यहाँ पर फर्क है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, जबकि हम दूसरी दुनिया में देखते हैं कि जो पब्लिक इदारे हैं वो ज्यादा काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर उनसे कहीं पीछे है, क्योंकि पब्लिक इदारों में जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहां पर सहूलियात बेशुमार हैं, वहां पर सरकारी अखराजात बेशुमार हैं और वहां पर बच्चों को स्टडी के साथ साथ बेशुमार सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन जब हम अपने यहां पर देखते हैं तो अभी भी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज्यादा तगड़ा है। जो एक स्कूल में पढ़ा रहा है बंदा, टीचर या प्रिंसिपल, तो हम देखते हैं कि उसका जाती स्कूल भी होता है, प्राइवेट स्कूल, जहां पर वो उसने अलग से एक अमला रखा हुआ है, वो स्कूल की परफॉर्मेंस बेहतर होती है उस सरकारी स्कूल से, हत्ता कि दोनों को वही लीड कर रहा है, वही प्रिंसिपल है, एक उसका अपना इदारा जाती है और एक उसका सरकारी इदारे में जहां पर वो जॉब कर रहा है, दोनों में फर्क आ रहा है। ये नहीं है कि सहूलियात का फुकदान है या ऐसा कुछ है। अब हमारे पास जो मेंस पावर होती है, जो कि एक टीचर का पढ़ाना है, प्रिंसिपल का काम करना है या किसी भी चीज को लेकर चलना है, अब जो सारे का सारा काम होना जरूरी है वो हमारा टीचिंग मेथड पे होना जरूरी है कि हमने बच्चों के साथ अब करना क्या है, उनको पढ़ाना क्या है और उनमें उजागर क्या क्या चीजें करनी है और उनको बताना क्या है कि अब जनाब जो दुनिया की दौड़ है वो इस तरह से है, अब ये आप रिवायती तरीका तालीम लेकर नहीं चल सकते। और अगर आप इस पर गामजन रहते हैं और आपकी यही सोच है कि जनाब इससे कुछ होना है तो नहीं होना है, अब यहां पर सबसे पहले जीत ये होगी हमारे सेक्टर की, हमारी तालीमी मैदान में वो ये होगी जीत कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को बावर करवा दें और पावरफुल कर दें। लोग बजाय के प्राइवेट सेक्टर की जाने से कोशिश करें कि हमारे बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हो और उसी तनासुब से वो कशमकश हो जो हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं कि जनाब हमारा नंबर आ जाए, हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, फलां हो जाए। वो कब होगा? जब हमारा तालीमी मेयार बेहतर होगा गवर्नमेंट सेक्टर का। और वो किन्होंने करना है? वो हमारे टीचर्स ने करना है। वो किन लोगों ने करना है? वो हमारी इंतजामिया ने करना है। वो किन लोगों ने करना है? जो असर रसूख रखते हैं, स्कूल्स में सारा काम देख रहे हैं। अब यहां पर ये तरजीही बुनियादों पर काम होना क्यों जरूरी है? हम क्यों इसको कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में जिस तरह से तालीम महंगी से महंगी तर होती जा रही है, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक सादा जो महाना 40 से 50 हजार वाला बंदा है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट सेक्टर में। ना वो किताबों के खर्च निकाल सकता है, ना यूनिफॉर्म के खर्च निकाल सकता है, ना ही महाना जो फीसें हैं, कोई 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो उसके लिए वो नहीं सूट स्कूल। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या वो बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे? नहीं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि तालीम सबके लिए है। तो अब तालीम जब सबके लिए है तो यहां पर हकीकी मानों में सबके लिए होनी चाहिए और उसी तनासुब से, उसी शरह से और उसी म्यार के हिसाब से कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो भी उसी तरह वेल एजुकेटेड हो और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो, उसका राइटिंग स्टाइल हो, उसका लर्निंग स्टाइल हो, उसका स्पीकिंग लेवल हो, कोई भी चीज है वो किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट से पीछे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहां पर यह अहम है कि ये चीजें कैसे होंगी।
जब हमारे मफादात प्राइवेट सेक्टर से बाहर निकलकर गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया कि तालीम जो है वो हर किसी का राइट है, लेकिन अभी देखना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन में, इस डिफरेंस को अगर हम दूर कर देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन भी हासिल कर पाएंगे और जो डिफरेंस आ रहा है उसे भी ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के फ्यूचर के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जहांगीर इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले मैट्रिक जब मिडिल के एग्जाम्स होते थे तो दो ही हमारे पास ब्रांचेज होती थी करियर की, एक होती थी साइंस, एक आर्ट्स थी और एक कंप्यूटर थी। तो अभी आप बताएं कि कौन कौन सी नई जिसे कहते हैं ब्रांचेज जो हैं स्टडीज़ में वो गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है, खासकर जो नहम क्लास में जमात में 9th जमात में जो है वो दाखिला लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है लेकिन बगैर प्लानिंग के, कि मैट्रिक टेक्नोलॉजी इस साल से लॉन्च कर दी है। यानी कि जो बच्चे 2025 में जमात नहम में एडमिशन लेंगे 2025 से 27 के मैट्रिक के सेशन में, उनके लिए अलग से एक ऑप्शन मौजूद होगी मैट्रिक टेक्नोलॉजी, जिसकी आगे फर्दर 4 ब्रांचेस रखी गई हैं, जिसमें एग्रीकल्चर साइंसेस की भी रखी गई है कि मैट्रिक से ही बच्चे अगर एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहें तो मैट्रिक में ही वो मैट्रिक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सेप्ट कर लें। अगर वो फाइन आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो फैशन डिज़ाइन की मैट्रिक टेक्नोलॉजी इस साल से मुतारफ़ करवाई गई है, जिसमें बच्चे जमात नहम में ही अपने आप को बतौर मैट्रिक टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइन में करवा सकते हैं। इसी तरह से एक कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड है, जिसमें कंप्यूटर साइंस में जाने वाले मैट्रिक में ही डिसाइड कर लेंगे कि वो मैट्रिक टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस करेंगे। इसी तरह से हेल्थ साइंसेज, जो कि जिस तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, इसी तरह अलाइड हेल्थ साइंसेज की बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उसमें अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मैट्रिक से ही डिसाइड कर लें कि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं टॉपर्स में कि वो बायो के साथ MBBS में जाएं। अगर वो अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर शुरू से ही बायोलॉजिकल साइंसेज की फील्ड में वो स्विच कर सकते हैं मैट्रिक टेक्नोलॉजी। ये 4 स्ट्रीम में ऑप्शन तो मुतारफ़ करवा दिए गए हैं, लेकिन अलमिया एंड पे यही है कि जिसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसने इम्प्लीमेंट करना है सरकारी स्कूल्स में, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, उनको ही एतमाद में और लूप में नहीं लिया गया। अब बहुत सारे इदारे ऐसे हैं वो इन 4 को स्टार्ट नहीं करवाएंगे। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास एग्रीकल्चर के टीचर्स नहीं हैं, फैशन डिज़ाइन के टीचर्स नहीं हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज के अक्सर जगह पर सेपरेट आपके पास टीचर्स नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर के भी इवन आपके हर स्कूल में सिर्फ एक टीचर दिया गया है। अब एक टीचर है और हज़ारों बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हमारे यहाँ ना टीचिंग फैकल्टी पूरी है इस मैट्रिक टेक्नोलॉजी के हवाले से, ना अभी तक इनकी किताबें सामने मार्केट में नज़र आई हैं कि अगर बच्चा मैट्रिक एग्रीकल्चर रखता है तो वो कौन सी किताब पढ़ेगा, अगर वो फैशन डिज़ाइन पढ़ता है तो कौन सी किताब पढ़ेगा, और फैशन डिज़ाइन उसको पढ़ाएगा कौन स्कूल सतह पर। हमारे तो कॉलेजेस में फाइन आर्ट्स की एक बामुश्किल सीट होती है, तो स्कूल सतह पर तो एक है ही नहीं, ये सब्जेक्ट का टीचर है ही नहीं, समझ लें। पहले ड्राइंग टीचर होते थे, वो समझ लें या तो रिटायर हो गए अपनी मुद्दत पूरी करके, जब से एजुकेटर सिस्टम आया था 2002 से, तब से जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें ड्राइंग टीचर, फाइन आर्ट्स का टीचर नहीं है। तो अब तो कैटेगरी ही इसको नई दोबारा बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट इनिशिएट कर देती है, अनाउंस कर देती है अपने पॉइंट स्कोर करने के लिए पॉलिटिकली कि हमने ये नया काम कर दिया, लेकिन बैकएंड पे ना इसका अभी करिकुलम कोई मार्केट में सामने आया है बुक्स के हवाले से, ना इसकी अभी टीचिंग फैकल्टी पूरी की गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि ऑलरेडी पूरी नहीं है। बाकी जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ फैसलाबाद में 6000 सीटें खाली हैं और पूरे पंजाब में तकरीबन 1.25 लाख सीट सरकारी स्कूल में खाली है। अगर इतनी बड़ी तादाद में आपके पास इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स पूरे नहीं हैं, तो मैट्रिक टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए जो कि सीट है ही नहीं सेंक्शन किसी स्कूल में, तो वो कौन पढ़ाएगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो हेड्स हैं वो भी तजब्जब का शिकार है, टीचर्स भी परेशान है कि अगर ये बच्चे मैट्रिक टेक्नोलॉजी में आ गए तो इनको कौन पढ़ाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल में स्पेस इतनी नहीं है कि एक आप मैट्रिक साइंस का ग्रुप बनाएं, एक आर्ट्स का ग्रुप बनाएं और 4 टेक्नोलॉजी के ग्रुप बना दें। तो आपके पास तो 4 कमरे, कई स्कूल ऐसे हैं आपके पास तो एक कमरा मजीद सेक्शन बनाने के लिए नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से जहांगीर, जो आपने बहुत ही जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाईलाइट किए हैं कि अगर सेक्शंस के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत सारे बच्चों की तादाद होती है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। जब वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है और टीचर्स की ऑलरेडी कमी है, जिसकी वजह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चैलेंजेस का शिकार है। और गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या फ्यूचर होगा इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए,
शुक्रिया हमारे साथ रहे। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। एजुकेशन सिस्टम तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। जिस कंट्री के जिस मुल्क के जो यूथ है वो एम्पावर्ड अगर करना चाहते हैं तो उनके एजुकेशन सिस्टम पे फोकस कर लें। अगर एजुकेशन सिस्टम किसी कंट्री का बेहतर होगा तो मैं समझती हूँ कि वो स्टूडेंट वो बच्चा किसी भी कंट्री को है वो कम्पीट कर सकता है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी फील्ड हो सकती है, वो हमारी मेडिकल साइंसेज हो सकती हैं, फाइन आर्ट्स हो सकता है। बस ज़रूरत ये है कि जब भी हम तालीमी मैदान के हवाले से बात करते हैं तो एक स्टूडेंट की बेसिक्स जो हैं और एक बुनियाद जो है वो मजबूत होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट सेक्टर इस वक्त कहाँ पर खड़ा है इस पर भी बात होगी, लेकिन जिसे कहते हैं कि सबसे पहले नारू मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में सबके सामने है, क्या कंडीशन है। तो आप क्या समझते हैं इसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली क्या है? देखें, बेहतर हिकमत अमली एक ही है, वो है संजीदगी। जब हम तालीम को संजीदा लेंगे और जब हम समझेंगे कि हमारे तमाम मसाइल का हल फिल फौर नहीं तो आने वाले देर में सही, आने वाले वक्त में सही, आज से 10 साल बाद सही हम किसी अच्छी जगह पर खड़े होंगे और हमारा जो तालिब इल्म का फ्यूचर है वो अच्छा होगा और हम तालीमी मैदान में कमोबेश दुनिया को कहीं ना कहीं मुकाबले में मौजूद होंगे। तो उसके लिए सबसे जो पहला आंसर है, ज़रूरी आंसर है और शायद सबसे आखिरी आंसर है, वो है संजीदगी। संजीदगी हमारे तमाम तर जो पॉलिटिशियंस हैं, हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो संजीदगी के पैमाने हैं या यूं कह लें कि संजीदगी जहां पर होनी चाहिए वहां पर नहीं है। बकिया तमाम तर चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों की जानिब रुझानात बहुत ज़्यादा हैं हमारे, और ये हमारी सोसाइटी का इज्तिमाई मसला है कि हमने जिस चीज़ को सही मानों में डील करना होता है उसको हम नहीं कर पाते, और गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो कोई भी कर सकता है या जो किसी की जिम्मेदारी नहीं दी है वो हमने ज़ाती मसाइल बना लेने हैं और उन पर हमने अपने वक्त का ज़िया करना है। और जो तालीम है, सेहत है, हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं जिनकी ऊपर हमारी नज़र बाज की मानिद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और उसको देखकर हम चलें। अब देखिए, हर तरफ ये चल रहा है कि आइंदा आने वाले सालों की मनसूबाबंदी होती है और हम ये चीज़ जान चुके हुए हैं कि अब मनसूबाबंदी के बगैर कुछ भी नहीं है। अब आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आपने प्राइवेट जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी बात की है, अमली इम्तहानात की बात की है, वो जो भी साइंसी इल्म के हवाले से हो, किसी भी इल्म के हवाले से हो, कंप्यूटर साइंसेज में हो। देखें, जब तक आप ये थ्योरी से बाहर नहीं आते, आप बाकायदा अपने तालिबे इल्म को रोशनास नहीं करवाते जदीद चीज़ों से और जिद्दत की नज़र उसको नहीं करते और कदामत की तरफ ही लेकर जाना है आपने और कदीम तरीक़ा तलीम को ही अपनाए रखना है, तो आप किस तरह से ये सोचते हैं कि आज जो दुनिया एआई में जी रही है, जो सारे काम एआई से लिए जा रहे हैं, आइंदा आने वाले जो मुस्तकबिल में चीज़ें हैं वो अब की जा रही हैं। अब वो चीज़ नहीं है कि मेरे साथ बीतेगी तो मैं देख लूंगा, अब ये चीज़ है कि मेरे साथ जो बीतने जा रही है मैं उसको पहले बेहतर कर लूं, आइंदा आने वाले वक्त में मेरे साथ ये होगा, मैं अभी इसका कोई राह अमल अपना लूं। ये है, पानी कम हो रहा है हमारे यहाँ पर, अब पानी का मुतबादिल हल क्या है? क्लाइमेट चेंज है, मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां सुकड़ती जा रही हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब ये चीज़ों का हल हमने देखना है या हमने ये देखना है कि अब हो गया, अब क्या करें? इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, आलात हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है संजीदगी। हमने सब कुछ अपने जो गैर ज़रूरी और कह लें कि एक बेदयानी में सब कुछ छोड़ दिया है और इस चीज़ के इंतज़ार में है कि चलें हमारा वक्त तो गुजर रहा है, जो गुजर जाएगा, आने वाले वक्त के लिए हमने उसको छोड़ दिया कि जो आएगा वो संभाले, हमारा तो कोई मसला नहीं है। देखें, ये हुक्मरान वक्त की जिम्मेदारी है, ये हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेशन सेक्टर की जिम्मेदारी है कि जो एजुकेशन सेक्टर, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, हमने इसको कितना बाअसर बनाना है। अब हर साल हम देखते हैं कि मैट्रिक में जी तलबा साइंसी इल्म में प्रैक्टिकल दे रहे हैं और बाद में आगे आते हैं उनको पता कुछ नहीं होता। एफएससी कर चुका है लड़का लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता। कंपाउंडर की जॉब के लिए अहल नहीं हो पाते हमारे एफएससी स्टूडेंट, माजरत के साथ, कि किस कदर हमने करना है, किस कदर नहीं करना है, हमारा जो हमारे हालात हैं। एक टेक्नीशियन है, अब एक बच्चे ने नॉन मेडिकल पढ़ा हुआ है, उसने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सारा सर्कल पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बटन लगाने के काबिल नहीं होता, घर में शॉर्ट सर्किट का हाल नहीं निकाल पाता, वो उसने एफएससी की हुई है। अब यहाँ पर जिस तालीमी निज़ाम के हम ढंडोरा पीटते हैं और जिसको कहते हैं कि जनाब इस बच्चे ने तो ग्रेजुएशन की है, इसको नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी भाई इसलिए नहीं मिल रही कि जो उसने पढ़ा हुआ है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, जो उसने थ्योरी याद की है वो उसको बुनियादी तौर पर, असली तौर पर जो अमली जिंदगी है उसमें वो प्रैक्टिकली नहीं सर अंजाम दे पा रहा। अब उसके लिए क्या किया जाता है, फिर अलग से एक वक्त का ज़िया करवाया जाता है, इंटर्नशिप करें या फिर कोर्सेज करें जी। अब डीएई वाला ज्यादा अच्छा इंजीनियर होता है बीएस वाले से, कहीं ज्यादा।
नौकरी भी जल्दी मिल जाती है, पैसे भी कम खर्च करता है, दुरानिया भी कम होता है और नौकरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। पाकिस्तान में नहीं मिलती तो आपके अरब अमारात में बेशुमार नौकरियां हैं, लाखों की तादाद में पैसे कमाते हैं और उसकी निस्बत जो बीएस में इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है वो वक्त का इंतजार कर रहा होता है कब वैकेंसी ओपन हो, कब मैं टेस्ट दूं, कब एनटीएस पास करूं, कब मेरा कोई नंबर शंबर आए। तो ये जो हमारे रवैये हैं और हम जानते बूझते हुए इन माशरती रवैयों को, इन तालीमी रवैयों को अगर तब्दील नहीं करें तो इसका मतलब कि हम जानबूझकर जो हमारी कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, जानते बूझते खेल रहे हैं। इसका हल क्या होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर हर इदारे बनाए जाते हैं। आपने इदारे बनाए हुए हैं, तालीमी इदारे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास सहूलियात नहीं है। आपने सिर्फ एक्शन लेने हैं कि जनाब आउटपुट क्यों नहीं आ रही। स्कूल हैं, टीचर्स हैं, लैब्स हैं, इसके बावजूद हमारा जो स्टूडेंट है वो स्किलफुल क्यों नहीं हो पा रहा। सवाल ये आया। अब इसके ऊपर आप बैठकें बिठाएं, आप मीटिंग्स करें, आप सेशंस करवाएं, आप सेमिनार करवाएं और फिर आ जाके कोई जामे हिकमत अमली अपनाएं और उस हिकमत अमली फिर अमल करें ताकि आइंदा सालों में हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बिल्कुल, अगर स्किल्स के हवाले से बात करें तो स्किल्स जो है वो प्रैक्टिकल करने से आती हैं। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को स्कूल या कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फार्मूलाज पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल या उन्हें अमली शक्ल में नहीं पढ़ाते तो वहां पर एक जो है लैग क्रिएट होगा, एक गैप क्रिएट होगा आपकी स्टडी में और आपके प्रैक्टिकल्स में। और गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि अब प्रैक्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली लिए जाएंगे। जिस तरह माजी में फुल नंबर दे दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इस पर जहांगीर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अपडेट्स हैं। अब सख्ती तो कर दी है लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में वही रवायती जिसे कहते हैं कि स्नैरियो है कि प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे पास, फुल नंबर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली प्रिपेयर नहीं किया गया। अच्छा, इसमें जो मामला इस बार का है वो थोड़ा सा सख्त नज़र आ रहा है अभी तक के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट्स हैं ना वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बच्चा कोई भी पुरानी कॉपी जो है बाजार से लेकर वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि पहले ये होता था बनी बनाई प्रैक्टिकल की कापियां हमसे खरीदें, ये आपको बैनर नजर आते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा दुकानदारों का भी बिजनेस। मैं समझता हूँ कि ऐसी तमाम दुकानें जहाँ पर इस तरह के बैनर लगे हों कि असाइनमेंट हमसे बनवाएं, प्रैक्टिकल की कॉपियां हम बनी बनाई हमसे लें, गैस पेपर, ये सारी पाबंदियां होनी चाहिए। साथ में वो भी कॉपी का जिक्र करें ना, वो जो डॉट्स लगा के बकायदा ऊपर सिर्फ आपने ड्राइंग करनी है पंचम क्लास के बच्चों में। हाँ, तो हमारे यहाँ ये रुझान जो है ना बहुत ही मनफी है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि मुझे ये चीज बनी बनाई मिल जानी है। बिल्कुल ठीक है। रेडी टू कुक जब से आया ना तब से खवातीन की कुकिंग भी वीक हो गई है। तो ये इसी तरह है कि बच्चे हमारे पढ़ाई में भी कमजोर हो गए जब उन्हें रेडी असाइनमेंट्स मिल गई हैं, रेडी उनको प्रैक्टिकल बुक्स मिल गई हैं। तो इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। अब तमाम प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है कि आपको लगे कि ये पुरानी है और ये बच्चे दोबारा यूज कर रहे हैं तो इसको आप फेल कर दें। और ये भी कहा गया है कि जो भी बच्चे आए तो उनकी किताबें, जैसे पहले भी कल्चर था कि उनकी कापियां जो उनको वो फाड़ दें और वापस करनी है, रखनी भी नहीं है कि बाद में टीचर कहे या क्लास 4 मुलाजिम आप कहे कि हम इकट्ठी करके रद्दी भेज देंगे। तो इस बार सख्ती से इंस्ट्रक्शन है कि कलेक्ट भी नहीं करनी सेंटर में और पुरानी भी नहीं यूज करनी और सबसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा के देखना है। सही। सीसीटीवी लगे होंगे, कोई एक्सटर्नल बाहर से बंदा, वैसे तो पाबंदी हर साल होती है दफा 144 के तहत एग्जाम सेंटर में बच्चे और एग्जामिनर के अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन पहले चूंकि सीसीटीवी नहीं होते तो हर जगह पे एक्सेस मिल जाती है, नंबर लग जाते हैं। लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है और अभी तक के ऐलानात के मुताबिक, और चूंकि मैट्रिक एग्जाम भी जारी हैं तो वहाँ भी काफ़ी सख्ती नज़र आई हमें। फैसलाबाद में शिकायत कम है, बूटी माफिया के हवाले से बात कर लें या नकल के हवाले से, यहाँ पे सख्ती होती है। सही। ठीक है। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत होगी ऐसे मामला वो सराउंडिंग में हो सकते हैं, देहात में हो सकते हैं, लेकिन सिटीज में और 72 सेंटर्स तो ऐसे थे जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे एग्जाम में भी लगे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग पूरे पंजाब में हुई है। ठीक है। तो इस हवाले से ये शिकायत इस बार पहले से कम आई है कि नकल केसेस। तो इसी तरह से प्रैक्टिकल में भी अब बच्चों को चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड उन्हें तकरीबन 1 माह का मिला एग्जाम के बाद, क्योंकि पहले मैट्रिक एग्जाम होते हैं, फिर 9th के होते हैं, फिर प्रैक्टिकल होते हैं, तो 9th के एग्जाम के दौरान बच्चों को टाइम दिया जाता है कि वो प्रैक्टिकल की तैयारी कर लें। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारे यहाँ अब जो नंबरों की दौड़ चल पड़ी है, अब तमाम कॉलेजेस ने बशमूल सरकारी प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज कर दिया है। अब वो बच्चे जो आगे
बिलखसूस FSC मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, वो फौरी तौर पर प्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, ये सारा अब उनका फोकस हो गया फर्स्ट ईयर पे। उन्हें पता है कि मेरे प्रैक्टिकल के नंबर मेरे टीचर ने, मेरे तालीमी इदारे ने, मेरे स्कूल ने लगवा देने हैं। और अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती होने वाली है, और खासकर जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स एग्जाम देकर फ्री हुए हैं या इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम जो हैं वो होंगे या जारी हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर भी है उन लोगों के लिए जिनके प्रैक्टिकल हैं और उनकी अच्छी से तैयारी है, लेकिन जिनकी अच्छी से नहीं तैयारी, वो इस एक मंथ को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें और अपनी प्रैक्टिकल्स पे फोकस करें। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है महकमा तालीम के हवाले से कौन सी नई जो इससे कहते तब्दीलियाँ लेकर आई जा रही हैं एजुकेशन सेक्टर में, और प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो एक खबर सामने आई है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मेहनत बहुत अच्छी है उनके लिए ये एक अच्छा जिसे कहते हैं कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि प्रैक्टिकल के लिए फुल प्रिपेयर होते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते थे जिनकी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स की मेहनत जो है वो ज़ाया होती हुई दिखाई दे रही थी, तो उनके लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर प्रैक्टिकल में स्ट्रिक्टनेस है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जहन में वो पुराना सिनेरियो है कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है इसीलिए हम कर लेंगे और हमारे लिए कोई ना कोई हेल्प आ जाएगी, तो उनके लिए ये मसला क्रिएट होने वाला है। और अगर हम हमारे प्रैक्टिकल लैब्स की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो काफ़ी क्रूशल स्टेज पे हैं हमारी लैब, स्टूडेंट्स लैब्स में नहीं जाते, फार्मूलाज को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो एक मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर नारो जैसे हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल के हवाले से कि स्ट्रिक्टनेस सामने आई है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कभी मेडिकल लैब में या कंप्यूटर लैब में या केमिस्ट्री लैब में गया ही नहीं है और टीचर ने भी उसे प्रैक्टिकली उस तरह से नहीं समझाया। अब उनके लिए ये एक महीना गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वो प्रेपरेशन कैसे करें? अच्छा महविश, मैं आपकी तमहीद में से आपने बड़ी खूबसूरत बात की अभी कि उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने तैयारी की है और प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छे से देंगे। अब देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। हमारे यहाँ यही चलता आया है कि प्रैक्टिकल जिसने तैयारी की, जिसने नहीं की, नंबर सेम ही लग जाते हैं कम बेश। 90 में से 90 आ गए, 80 में से 80 आ गए, और जो मेहनत करता रहा बेचारा उसको मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ, और जिसने मेहनत नहीं की उसको इतने नंबर्स दे क्यों दिए जिसका वो अहल नहीं था। अब होगा ये कि जिस तरह से जैसे हमें बताया जा रहा है कि जनाब अब सख्ती की जा रही है और CCTV लगाए जा रहे हैं, इससे ये होगा, उससे पहले जो पूरा साल हमने स्कूल की लैब में किया अपने बच्चों के साथ, क्या हमने उन बच्चों को इस सख्ती के लिए तैयार किया? ये सख्ती नहीं है, ये एक सादा सा सिस्टम है, पूरी दुनिया में चलता आ रहा है कि ट्रांसपेरेंट जो निज़ाम है, बेहतरीन तरीके से एग्जाम लेना, अच्छे तरीके से शफाफियत बरकरार रखना ताकि आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो और बेहतर हाथों में जाए और किसी को नाजायज नंबर भी ना मिले और किसी का हक छीना भी ना जाए। अब ये चीज़ कोई अनोखी नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। हम होता ही है कि हम चीज़ों को अनोखा बना देते हैं, ये कोई चीज़ अनोखी नहीं है। अगर ये CCTV नहीं भी लगते तो ईमानदार टीचर, ऑनेस्ट टीचर होता, वो अपनी ईमानदारी से सही नंबर देता तो ये भी नौबत ना आती। अब पूरा साल हमने जो स्कूल की लैब है उसको फंक्शनल रखा हमने, वहां पर हमने बाकायदा जो तजुर्बात हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, स्टूडेंट्स को एक एक को करवाया, उसको जांचा, उसको परखा और बाद में उसको हमने एग्जाम के लिए तैयार किया। नहीं, पूरा साल हमने निकाला है हड़तालों में, हमने निकाला है एहतजाजों में, हमने निकाला है स्कूल के अहाते में बैठकर गप्पो शप्पों में, हमने निकाला है प्रिंसिपल की बैठक में, प्रिंसिपल के ऑफिस में। अब जब ये सारे मामलात रहे हैं तो अचानक से जब ये हम इंप्लीमेंट करेंगे जी एग्जाम जो प्रैक्टिकल है वो बहुत सख्त होगा, तो क्या उन तमाम बच्चों में जो वो 90 थे या 80 थे एक जमात में, वो उन सब ने प्रैक्टिकल्स किए स्कूल में? उनको उस तरीके से करवाई गई तैयारी और उनको तैयार किया गया कि जनाब ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये ऐसे ऐसे होगा। अभी जहांगीर भाई ने जिक्र किया कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो बुक माफिया है, जो बाकायदा कॉपियाँ तैयार की जाती हैं, जो डॉट्स लगा कर, जैसे अल्फाबेट्स हम सिखाते थे ना बच्चों को, डॉट्स लगा के ए, वो हिसाब है हमारे यहाँ पर मैट्रिक स्टूडेंट्स में। अभी भी आप अमीपुर बाजार चले जाएं, मेरे साथ चले जाएं, मैं आपको वहां से बुक्स निकाल कर दिखा दूं जहां पर बाकायदा डॉट्स बने हुए हैं कि आपने डायग्राम कैसे बनाना है। ये हालात है, इन हालात में आप बच्चों को कह रहे हैं कि ये CCTV के सामने बैठकर पेपर करेंगे या अमली मश्क करेंगे और उनको नंबर्स मिलेंगे। शफाफियत बरकरार रखना टीचर का काम है, पूरा साल बरकरार रखना, फकत एक दिन के लिए नहीं। एक दिन के लिए आप करेंगे तो आप बच्चों के साथ खेल जाएंगे। वो जैसे आपने जिक्र किया अभी कि उनकी तो जहन साजी यही है, अमूमन चलता आ रहा है कि प्रैक्टिकल्स ही होते हैं, बस एक दिन पहले कॉल करवानी है, हमारे टीचर हमारे साथ जाएंगे और मुतलका बंदे को कहेंगे, प्रिंसिपल को कहेंगे, वो 30-30 लगा देगा, टोटल 90 हो जाएंगे, लो जी पास हो।
अब जहां पर ये साइकी है, वो अचानक से जाता है, उसको पता चलता है नहीं भी यहां पर तो कुछ और ही है। अब आपने उस बच्चे के साथ शफाफियत करने की बजाय ज्यादती कर दी है उन मायनों में कि आपने पूरा साल उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपने उसकी तैयारी उस तरीके से नहीं करवाई है, आपने प्रैक्टिकल्स के नाम पर उसको लैब के नाम पर ले जाकर लैब में जाकर खड़ा किया है। और एक जो चीदा से बच्चे होते हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा और कोऑर्डिनेटर साहब, वो सामने आए और 2-3 हमारे जो शवाब बच्चे होते हैं जो रवायती तरीकाकार है, उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और उसकी बुनियाद पर जी हमने देख लिया, आप सबने कैसे कैसे होता है सबने नोट कर लिया, ऐसे होना है। बिल्कुल। जब 90 में से 5 बच्चे परफॉर्म करने वाले होंगे और 85 वहां पर भी थ्योरी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे फकत, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो वो प्रैक्टिकल के लिए कहां तैयार है? बिल्कुल दुरुस्त चीज है, हम इस इकदाम को सराहते भी हैं और कहते भी हैं कि ये चीज आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन आप बच्चों के साथ खुदारा ज्यादती ना करें, आप चीजों को इंप्लीमेंट ही करना ना जान जाएं, आप बच्चों को उसके लिए तैयार करना भी। और पूरा साल एक दिन का एग्जाम नहीं होता, एग्जाम की तैयारी पूरा साल होती है, तो उस पेपर के लिए, उस लम्हे के लिए भी आप अपने टीचर से या अपने माहौल, तालीमी माहौल ऐसा बनाएं कि वो उसके लिए भी तैयार हों। जब वो सेंटर में जाएं, आधे बच्चे तो हमारे प्रेशर ही नहीं झेल पाते बोर्ड एग्जाम्स का, वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि पहले तो हमने 8 जमातें उनको ऐसे बिठाकर प्राइवेट सेक्टर में बिठाकर 4x4 8x8 के कमरों में बिठाकर हमने आगे पीछे प्राइवेट सेक्टर में हर स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लेता आ रहा है और 9th में आके उसकी माशाल्लाह से 4 इकट्ठी सैपलियां आई हैं, तो पता चल गया कितना फर्स्ट आता रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको मैनेज करने की जरूरत है। बिल्कुल, फेयर एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और शफाफियत जो है वो मैं कहती हूँ कि क्लास के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर्ड हो। अगर यहाँ पर हम गवर्नमेंट स्कूल्स के फ्यूचर के हवाले से बात करें तो जहांगीर, जिस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स करने का, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से भी ऐसी कोई खबर है? गवर्नमेंट स्कूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बड़ी तादाद में हो चुके हैं। फैसलाबाद में भी 200 से ज़्यादा स्कूल इस वक्त, टोटल 2200 स्कूल्स में से 200 स्कूल जा चुके हैं, अब बाकी बचे हैं 2000 स्कूल। अब गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी और पॉलिसी है कि जिन स्कूल में सिंगल टीचर था वो प्राइवेट ऑनर को दे दिए, जिनमें 100 से कम बच्चे थे वो दे दिए, जिनमें 2 बच्चे और 100 से कम तादाद है वो अब जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कुछ अपने इंडिकेटर्स लगाकर फेज आउट करती जा रही गवर्नमेंट स्कूल्स को, और इनमें पूरे पंजाब में इस वक्त तकरीबन 50,000 सीटें साझा की वो खत्म कर दी गई हैं। इन स्कूल्स को प्राइवेट देने के बाद अब नया टीचर भर्ती नहीं होगा। हमें नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में भी कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी कि मजीद टीचर हायर हों, क्योंकि जो सीट्स खाली हैं तकरीबन 1.25 लाख, उनको गवर्नमेंट इस तरह से कर रही कि टीचर्स वैसे ही अब जो तो प्राइवेट हो गए ऑनर को, वहाँ टीचर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइवेटली मैनेज होंगे। अब बाकी तकरीबन जो बच्चे, उनको रैशनलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट लेके जा रही है कि अगर एक स्कूल में बच्चे कम हैं, टीचर्स की तादाद उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो उनमें से टीचर्स को सरप्लस करके दूसरे उन स्कूल्स में भेजा जाएगा जहाँ पर बच्चों की तादाद तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर टीचर उसके STR के मुताबिक कम है। तो रैशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो आजकल अंडर डिस्कशन है गवर्नमेंट लेवल पर। जैसे ही इसकी मंजूरी होगी आपको नजर आएगा, और मोस्टली ये चांसेस हैं कि गवर्नमेंट छुट्टियों के दौरान रैशनलाइजेशन करेगी और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जो हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा दूसरे स्कूल में। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं इन्हें प्राइवेट या आउटसोर्स करने की जो हिकमत अमली है वो गवर्नमेंट की जानिब से तैयार कर ली गई है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू फॉर ज्वाइनिंग अस। एजुकेशन सेक्टर किसी भी कौम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी बहुत अहम किरदार होता है हमारे एजुकेशन निज़ाम को, हमारे जो माशरे को है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात करें, एक तालीम वो जरिया है जिससे इंसान अपने आप को पहचानता है, अपने आसपास की सराउंडिंग को पहचानता है, शाऊर जो है इंसान की ज़िंदगी में आता है, एक जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है अपने रिश्तों को समझने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए किरदार अदा करने की, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए, ये सब सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से आता है। तालीम वो जिसे कहते हैं कि जेवर है और जिससे हर इंसान की जो है खूबसूरती वो संवर जाती है, और इल्म ऐसी दौलत है जिसे
जितना ज़्यादा बांटा जाए वो उतना ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड भी हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी हमारे जो आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। एजुकेशन सेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा है इनका, ठीक है। स्टूडेंट्स काउंसलिंग के हवाले से भी बहुत इनका मेजर किरदार रहा है, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के हवाले से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी मोहम्मद शहबाज लतीफ़ का, प्रिंसिपल हैं इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू आवर शो। सेकेंडली हमें ज्वाइन किया है लुकमान शफकत ने, जो कि लेक्चरर हैं उर्दू इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताएं कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं मोहम्मद शहबाज साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि अब जैसे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स तो हो रहे हैं, लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे ही मैट्रिक के एग्ज़ाम से फारिग होते हैं तो उन्हें नहीं समझ आता कि अब वो क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसे ही फारिग टाइम गुजार देते हैं। और फिर जैसे ही वो इंटरमीडिएट में या 9th 10th में जाते हैं या फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, सिलेबस को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो टाइम जो है वो बहुत क्रूशल होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। तो इस गोल्डन पीरियड को मैट्रिक के बाद का इसे किस तरह से कैश किया जाए? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल कि आपने इनवाइट किया हमें। अच्छा, ये जहाँ तक बात है ये 10th स्टूडेंट्स की, अगर हम 10th के स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन राइज किया जाता है। अगर हम मोबाइल को देखें, मैसेज देखें या अगर सोशल मीडिया को ओपन करें तो 10th के बच्चे ये बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि हम अपने 10th एग्जाम्स के बाद क्या करें। देखिए, एक बात आपने एक बहुत अच्छी की है कि स्टूडेंट्स लाइफ में जो सबसे पहली चीज़ 10th के बाद, और अगर 10th के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ये टाइम ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 माह का। तो 3 से 4 माह के अंदर बच्चों को अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। इसमें जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग बनना चाह रहे हैं, यानी जिनके एम्स बड़े हैं, उन स्टूडेंट्स को तो चाहिए कि वो अपनी स्टडी को, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, प्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वहाँ पे ज्वाइन करें और अपने ये 3 या 4 माह का टाइम ड्यूरेशन है इसको वेस्ट ना करें। बल्कि बहुत सारी एकेडमियाँ, कोचिंग क्लासेस हैं या कॉलेजेस हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 40% तक सिलेबस बच्चों को कवर करवा देते हैं। इसके बाद अगर हम आजकल अपने इन्वायरमेंट को देखें तो टेक्नोलॉजी का दौर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ अब टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रही हैं। इस हवाले से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे अदारे में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ हैं। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। मींस के जो बाकी टाइम है उसमें कोई ना कोई वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, बाकी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई बुक्स पढ़ें, इसके ऊपर टाइम देना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बच्चों को कोई ना कोई अपनी जो पर्सनल फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ये जो 3 से 4 माह का गैप है, ये मैडम मैं एक और बताता चलूँ आपको कि ये जो ड्यूरेशन है 3 से 4 माह की, ये बच्चों की लाइफ के अंदर एक बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर ये वाला टाइम बच्चे अपना वेस्ट कर देते हैं, यानी कि इन 3 से 4 माह का जो ड्यूरेशन है वो वेस्ट कर देते हैं, तो वो बच्चे, ये तो 100% श्योर है कि बोर्ड के अंदर या जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप पोजीशन है, उससे वो बाहर निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपना ये जो टाइम है बहुत ऐसा तरीके से, बड़ी सोच समझ के साथ टाइम को करना चाहिए, वेस्ट ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अपना टाइम मैनेज करें और इसी हवाले से वो अपनी जो भी बिल्कुल इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स जैसे ही एग्जाम से फ्री होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये जो 4 से 5 महीने हैं ये सेलिब्रेशन के हैं, इंजॉयमेंट के हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में जिसे कहते हैं कि इंजॉयमेंट भी करें, घूमें भी रहें, तफरी भी करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्किल्स पे तवज्जो दें, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो स्किल्स का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और जिसे कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का है, कंटेंट राइटिंग का है। अगर आप इतनी सारी स्किल्स को अपने ये 4 से 5 महीने जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इनमें तवज्जो दे लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपका जो इंटरमीडिएट का टाइम है वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा और इसके बाद आप यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जब जाएंगे तो आप प्रैक्टिकली, और आपका जो एक जहन है, एक मजबूत माइंड जो है वो बन जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको मसला नहीं होगा, आपके प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर मैं लुकमान साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी, क्योंकि आप स्पेसिफिकली उर्दू के भी टीचर हैं। उर्दू के हवाले से हम देखते हैं कि उर्दू वो सब्जेक्ट है जो हम, मेरे ख्याल से नर्सरी से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, हरूफ तहजी, और सेम एज इंग्लिश।
देखती हूँ कि हमारे यहाँ इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर उर्दू के हवाले से बात करें तो उन्हें उर्दू की जो लफ्ज़ी गिनती है उनका भी डिफरेंस नहीं पता होता है। तो आप क्या समझते हैं कि उर्दू को हम किस तरह से, जिसे कहते हैं कि एक अच्छे और एक जिसे कहते हैं उर्दू जो है वो हम सीख सकते हैं? इस हवाले से सबसे पहले तो ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम जदीद दौर को देखें तो हर जो बच्चा है वो साइंस की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है। तो जब जाहिर सी बात है उसका साइंस की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है, तो अगर हम साइंस की कुतुब की बात करें तो वो इंग्लिश ज़ुबान में उसकी जो है वो कसरत है। तो ये जो सबसे बड़ी जो पहली बात है वो ये है कि बच्चा इस वजह से उर्दू ज़ुबान की जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि उसको हर बच्चे के जहन में पेरेंट्स बचपन ही से, जब मैं छोटा था तो मुझे भी पेरेंट्स ने कहा था तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है या तुमने पायलट बनना है। तो ये जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो बच्चों को मोटिवेट किया जाता है बचपन ही से, उनकी ग्रूमिंग इस हवाले से की जाती है कि तुमने आगे साइंस की फील्ड में जाना है। तो जब बच्चा साइंस की फील्ड को देखता है, वो साइंस के मज़ामीन में जब वो इंटरेस्ट लेता है तो वो देखता है कि वो तो सारी की सारी इंग्लिश में है। तो इस हवाले से जो सबसे पहली बात है जो ज़रूरी है वो ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो साइंस की हमारी कुतुब हैं, हमारे जो उर्दू दान हैं, उनको चाहिए कि उनके तराजुम जो है वो उर्दू ज़ुबान में करवाएं, ताकि बच्चे जो हैं उर्दू ज़ुबान में, और फिर हम किसी भी इल्म को तब तक सही मानों में उसकी गहराई में नहीं जा सकते जब तक वो हमारी ज़ुबान में ना हो, उसके लफ्ज़ की गहराई तक हम नहीं जा सकते। तो ये सबसे पहली बात ये है कि जो वो साइंस की कुतुब हैं उनके तराजुम जो है वो उर्दू ज़ुबान में होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब हमारे घर का जो माहौल है वो भी यही बन चुका है कि हम जो है वो पढ़ा लिखा उसी को समझते हैं जिसको इंग्लिश ज़ुबान आती है, जबकि उर्दू ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान है। वो दाग देलवी का शेर है कि नहीं है खेल ए दाग यारों से कह दो, आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। तो ये जो उर्दू ज़ुबान है इसको बोलना, इसके मुहावरा जात का इस्तेमाल करना, रोज़मर्रा का इस्तेमाल करना, ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो एक बड़ा ही खूबसूरत शेर था कि हम जब किसी की आंखों को देखते हैं ना तो हम कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान में उसके लिए वर्ड्स अगर इस्तेमाल भी करना चाहे तो कहते हैं कि योर आइज इज सो ब्यूटीफुल। तो जब इसको अगर हम उर्दू ज़ुबान में ढालना चाहें तो वो शायर कहता है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो ये एक खूबसूरती है, ज़ुबान की खूबसूरती है। तो ये हम अगर अपने घर में, सबसे पहले इसका आगाज अगर हम अपने घर से करते हैं कि हम घर में ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि बच्चे जो है वो उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करें, उर्दू ज़ुबान के जो मुहावरा जात हैं, जो उसके रोज़मर्रा है, उसकी गहराई तक जाएं, उसके मानियों मफाहीम तक पहुंचें, तो फिर बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी, वो उर्दू ज़ुबान की जानिब आएंगे। और फिर जो हमारी बेसिक किताबें, जो बुनियादी कुतुब हैं, उनके तराजुम अगर हम उर्दू ज़ुबान में करवाना शुरू करें तो फिर इसकी तरफ जो है वो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आगे फिर अगर बच्चा डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहता है, MBBS करना चाहता है, उन कुतुब के भी जो तराजुम हैं अगर वो उर्दू ज़ुबान में करवाए जाएं तो फिर जो है इसकी बेहतरी की जो है वो उम्मीद इसी तरह से कि उर्दू बहुत ही प्यारी ज़ुबान है, ना सिर्फ हमारे जो मुल्क है इसकी कौमी ज़ुबान है, इस वजह से मैं ये नहीं कह रही, बल्कि आसपास के अगर लोग हैं, जब फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर तो स्पेसिफिकली उर्दू की तारीफ़ करते हैं कि आपकी जो ज़ुबान है, ऑल्दो उन्हें हमारी ज़ुबान की समझ नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है इसमें बहुत ज़्यादा मिठास है। यहाँ पर मोहम्मद शहबाज साहब आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, आप देखते हैं कि 16 ईयर एजुकेशन, 18 ईयर एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, लेकिन एजुकेशन का जो मेयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, मैं ये समझ रही हूँ। इसकी एक रीज़न ये है कि हम हमारे बच्चों को साइंस तो पढ़ा देते हैं, फिजिक्स पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन्हें चीज़ों को परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पर वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जी मैडम, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये देखें, ये ना एक 18th सेंचुरी के एक बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, एवोल्यूशनिस्ट थे, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक फिक्रा कहा था कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि हमें अपनी लाइफ के अंदर अगर हम उस फिक्रे को सेट करें ना तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेट्स से कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, यानी स्ट्रगल विद एग्जिस्टेंस, कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए। इस हवाले से मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि मुझे याद है कि जब मैंने मैट्रिक किया था, FSC में गए हैं, तो 2006 में जब हमने FSC किया है तो जो हमने बायोलॉजी बुक्स पढ़ी हैं वही आज हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जिन टीचर से मैंने पढ़ी है वही टीचर्स कहा करते हैं कि जब हम स्टूडेंट थे हमने भी यही बुक्स पढ़ी। तो हमारा एजुकेशन का नो डाउट के प्रैक्टिकल हमारे बहुत कम है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर हम ये भी एडिशन करें
कि हमें अपने सिलेबस को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड करना चाहिए। हमें जो लेटेस्ट इन्वायरमेंट है, लेटेस्ट रिसर्च है, जो रिसर्च हो रही है, हमें स्टूडेंट्स को वहां तक लेके जाना चाहिए। सेकेंडली, हमारे जो एजुकेशन के फ्लॉज हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिकली वर्क, आपने कहा कि प्रैक्टिकल वर्क ना होने के बराबर है। हम रट्टा सिस्टम है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लें, लेक्चर्स दे देते हैं, मल्टीमीडिया का यूज है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, लेकिन जो मेजर चीज है वो हम छोड़ देते हैं। वो हमारी है प्रैक्टिकल वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली करवाएं बच्चों को। अब देखें कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। अब वो हम बीइंग अगर इंस्टीट्यूशन हेड हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल 10th क्लास की, उन्होंने कहा जी आप कॉपीज वगैरह नहीं आपकी इस तरह की चलेंगी, आपके जो मार्क्स हैं वो एक बड़ा शफाफ सिस्टम होगा। तो अब हम देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहे हैं। ये जो चीज है ये एक डर खौफ की वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के अंदर थोड़ी सी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम करें। देखें, बच्चों के पास स्किल्स होंगी फिर ही वो आगे कामयाब हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को जस्ट वो कंप्यूटर कोर्स सिखा दिया, हमने एजुकेशन दे दी, लेकिन ये नहीं पता कि कंप्यूटर कोर्स सिखा के अगर आपने इंटरनेशनल मीडिया के साथ या इंटरनेशनली अगर आपने पूरी ग्लोबल के साथ करना है तो वो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो बैरियर्स हैं ना, जो फ्लॉज हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमें अपने सिलेबस को मॉडिफाई करना चाहिए। कल का एक नोटिफिकेशन भी है कि बुक्स चेंज होने जा रही हैं फर्स्ट ईयर की, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं मजीद इसमें एडिशन करना चाहूँगा कि 10th के जो स्टूडेंट हैं उनको अब जो भी अदारे की सिलेक्शन करनी है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि देखें, सिलेबस आ रहा है कि अपग्रेड हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है सिलेबस। तो इस हवाले से जो भी आपने किसी भी अदारे की सिलेक्शन करनी है, आपने किसी अदारे में जाना है, तो आप उसकी जो फैकल्टी है उसको लाजमी देखें। क्योंकि देखें, अगर सिलेबस चेंज हो रहा है, पता नहीं वो किस तरह की मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, वो हर जगह पे हर स्टाफ और टीचर के लिए पढ़ाना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसी तरह से ये तो बहुत इस ज़्यादा हवाले से भी चैलेंजिंग रहेगा। और जिस तरह से इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है ये चेंज किया जा रहा है, तो जब भी आप किसी भी, अब जाहिर सी बात है एमरजेंस ने इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो वो बहुत सोच समझ के इंतखाब करें सब्जेक्ट्स का भी, और इसी तरह से स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से भी मैं ये बात कर रही हूँ। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो चेंज होने जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक एग्जाम्स दिए हैं, अब जब वो इंटरमीडिएट में जाएंगे तो उन्हें एक नया सिलेबस जो है वो देखने को आएगा। और इसी के साथ साथ जो टीचर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर किसी भी कौम का मुस्तकबिल जो है संवार सकते हैं। मैं समझती हूँ ये एक ऐसा पेशा है जो अपने लिए काम नहीं करता, जो इस मुल्क के लिए काम कर रहा है, इसके स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, इसकी यूथ की कामयाबी के लिए काम कर रहा है। तो टीचर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ को समझें, हमारे टीचर्स जो हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो बहुत सारी तब्दीलियां हैं और बहुत सारे चेंजेस हैं, और हम एक तरफ गिला करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बेहतर हो सकता है, तो वो चीज़ें जो है हमें बेहतरी देखने में आ सकती है। स्टेक होल्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी एक बीइंग अ टीचर अदा करते हैं तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इनिशियल लेवल पे भी हल किए जा सकते हैं। उर्दू के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं समझती हूँ कि लुकमान साहब आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि आप उर्दू के टीचर्स हैं, उर्दू के टीचर हैं। तो उर्दू के हवाले से ये बात मशहूर है कि उर्दू में फुल नंबर नहीं आ सकते, और उर्दू में अच्छे नंबर भी वो स्टूडेंट लेता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू में थोड़े से वीक भी हैं, उर्दू को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से उर्दू का पेपर हम अटैम्प्ट करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं? इसमें तो सबसे पहले बात ये है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे भी यही शिकवा रहता था कि मेरे भी उर्दू के सब्जेक्ट में नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे देखने में आया, क्योंकि एज आ टीचर, उर्दू टीचर, बच्चों के पेपर जो है वो चेक करने में वास्ता पड़ा रहता है, तो इस हवाले से जो बुनियादी मसला है हमारे बच्चों का वो है इमला की अगलात। बच्चे जो हैं, जैसे आपने शुरू में बात की कि नर्सरी के क्लासेस से हम इसको पढ़ते आते हैं, तो शायद बच्चे उस लेवल तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आके अगर हम उनको इमला सिखाएं तो मेरा ख्याल है ये उनका लेवल नहीं है। उनकी ग्रोमिंग जो है वो पीछे से होनी चाहिए, जो उनकी छोटी क्लासेस हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी मसला है वो बच्चों की इमला की अगलात हैं कि बच्चे उसमें इमला पर तवज्जो नहीं देते, और बाज़ बच्चे जो होते हैं वो सुनाने में, क्लास में प्रेजेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, लेकिन
जब पेपर अटैम्प्ट करने की बात आती है तो उनकी इमला की अगलात जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे सामने आती हैं। दूसरी बात जो उसमें देखने में आती है कि जाहिर सी बात है कि उसमें अशार की तशरीह करना होती है। तो अब अशार का जो मफहूम है, अगर बच्चा उसके नुक्ता नज़र से तशरीह कर रहा है तो फिर बच्चे को उसमें जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हमदिया अशार है तो उसकी तशरीह जो है वो हमदिया हवाले से करनी होगी, अगर नातिया अशार है तो उसकी जो तशरीह है वो नातिया हवाले से करनी होगी। फिर उसमें फ़न के हवाले से देखना पड़ेगा कि इसमें इस्तिआरा पाया जा रहा है, तशबीह पाई जा रही है, मजाज मुरसल है, किनाया है, या जो शेर की जो सनतें हैं वो कौन सी पाई जा रही हैं, सनत मरातुन नज़ीर है, इसी तरह सनत लफ़ो नशर है। तो जब बच्चा इनको डिफाइन करता है तो जो चेक करने वाला होता है बीइंग अ टीचर, उसको पता होता है कि बच्चा जो है वो शेर की गहराई तक पहुंचा है, शेर की गहराई में उतरा है। और फिर उसको जब बच्चा डिफाइन करता है और फिर उसमें उसी के रिलेटेड हवाला जात लाता है, कुरानी आयात लाता है, तो फिर उसको जो तशरीह के हवाले से है उसको वो बहुत अच्छे नंबर जो है उसको मिलते हैं। दूसरा बच्चों के उसमें जो दूसरा जो अहम सवाल होता है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसको हल करने में, वो सियाको सबाक होता है। तो मतलब सियाको सबाक के हवाले से तशरीह, तो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता है कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उस हवाले से बच्चों को क्लास में मोटिवेट किया जाता है कि आप ये जो सबक पढ़ रहे हैं इसको सिर्फ सबक की हद तक नहीं रखना, बल्कि आपने ये देखना है कि इसका आपके मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है, आपकी तहजीब के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आप मुसन्निफ को, आप खुद को मुसन्निफ की जगह रखते तो आप क्या उस पर लिख पाते। तो इस हवाले से उस सियाको सबाक के पहरे को आगे लेके चलना पड़ेगा। उसको फिर चूंकि हम मजहबी हवाले से हर चीज को बहुत ज्यादा लेते हैं, तो अगर आपको उसमें मजहबी हवाले से कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज़हन में आ रहा है तो आप उसको मजहबी हवाला जात कोड करें, अशार कोड करें, तो फिर बच्चा जो है वो उसको उसमें भी अच्छे नंबर ले पाता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तकसीम होती है नंबरों की सवालों में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें दरख्वास्त आ जाती है। तो आज भी मतलब ये हमारा अलमिया है कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है, और अगर हम मतलब बाज़ औक़ात बच्चों को कहते हैं कि आपने अगर छुट्टी वगैरह लेनी है तो वो दरखास्त लिखना है, तो बच्चे वो उर्दू में दरखास्त नहीं लिख पाते। तो ये एक हमारा अलमिया है कि हम खुद उस जुबान की जो है वो परवरिश में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। ठीक है, वो फराज अहमद फराज का शेर है कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था कि तुम अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। तो मतलब हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें लोगों को नहीं देखना कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बच्चा जो है वो दरखास्त नहीं लिख पाता, बच्चे को दरखास्त का पैटर्न, दरखास्त को किस तरह लिखना है, तो उस हवाले से बच्चे को मोटिवेट होना चाहिए। दरखास्त का पैटर्न जो है वो अपने टीचर से उसको समझे। उसके बाद मुकालमा आ जाता है, मुकालमा आ जाता है या रुदाद नवीसी आ जाती है। तो मुकालमे में ये होता है कि बच्चा मुकालमा तो लिख लेता है। मुकालमा क्या होता है कि दो बंदे हैं, उनकी गुफ्तगू है, उसको कलम में ढालकर आपने सफाई किरतास पे लिखना है। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें रमूज़े औकाफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो बच्चा जो है मतलब अगर अस्सलामु अलैकुम है, उसके आगे जो अलामत लगनी है वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आप अपनी बात को रुक कर बयान करना चाह रहे हैं तो उसमें अलामत कौन सी होनी चाहिए। अगर आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं तो उसमें अलामत कौन सी होनी चाहिए। तो ये अलामात का ख्याल रखना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रमूज़े औकाफ वगैरह। तो उसके बाद मजमून नवीसी है। फिर अगर फर्स्ट ईयर की बात करें उसमें तलखीस निगारी है। तो मजमून नवीसी में आपने उसमें तमहीद बांधनी है मजमून में कि आपकी जो तमहीद है वो ऐसे होनी चाहिए कि वो पूरे आपके मजमून का खुलासा पेश करे और वो कारी को अपनी तरफ मुतवज्जे करे कि इसमें जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है, उसमें जरूर कोई दिलचस्प बात है। उसमें हर लफ्ज ऐसा होना चाहिए कि आपको वो अगले लफ्ज की जानिब लेकर जाए। तो उसमें तमहीद आपकी ऐसी होनी चाहिए। फिर आपको असल मुद्दा, आपका जो मजमून है, जो टॉपिक है, आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। उसके रिलेटेड कुरानी आयात हैं, कोई मुफक्किरीन हैं, उनके अकवाल हैं, और इसी तरह से अगर आप अशार डालें तो उसकी खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। चेक करने वाले को पता चलता है कि बच्चे ने ये चीजें अपनी नजर से नहीं गुजारी बल्कि इनको समझने की कोशिश की है। इसी हवाले से तलखीस है। तो तलखीस जो है वो एक बहुत मुश्किल सवाल बच्चों को लगता है। तो उसमें भी बच्चों को ये देखना चाहिए कि आप जो तलखीस आपको पैराग्राफ किया गया है आप उसको कैसे देख रहे हैं, आपने उसका निचोड़ निकालना है और तीसरा तिहाई हिस्सा उसका बताना है। तो ये मुख्तलिफ सवालात हैं। अगर बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस हवाले से इन पर गौर करें तो वो मेरा ख्याल है कि बच्चा जो है वो मैट्रिक में 90+ उसके मार्क्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में कट वाले मार्कर करे, अपनी लिखाई को ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश करे। वो फारसी जुबान का है, एक शेर है कि गर तो खाही मी बाशत
खुशनवीस, अगर तेरी ये ख्वाहिश है कि तू खुशनवीस बनना चाहता है तो फिर करना क्या है, मी नवीसी मी नवीसी मी नवीस, तो लिख लिख और बस लिख। बिल्कुल ऐसे ही है। और उर्दू के पेपर के हवाले से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया है कि आप सियाको सबाक के हवाले से कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन है, अगर एक बच्चे को बता दिया जाए कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है लेकिन वो नहीं लिख पाते क्योंकि उसने सीखना नहीं शुरू किया, वो अभी भी रटा सिस्टम पे है। यहाँ पर मैं शहबाज साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, और अगर हम जिसे कहते हैं ऐसे के हवाले से बात किया जाए तो हमारे यहाँ ऐसे आज भी स्कूल पे बताया जा रहा है कि दिस इज़ माई स्कूल और इसके इतने रूम्स हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टूडेंट का स्कूल है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इसमें जिसे कहते हैं कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एप्लीकेशन भी अच्छी लिखनी आ जाए, उन्हें ऐसे भी अच्छा लिखना आ जाए और वो एग्ज़ाम्स में एक प्रैक्टिकल माइंड के साथ अपियर हों। अच्छा मैडम, इसमें मैं बताता चलूँ कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं ना वो चेंज हो चुकी हैं। मींस के अगर हम देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा किस हद तक खड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे जो टीचर्स हैं, थोड़ा सा मुझे गिला भी है अपने साथ से कि इनकी यूनिटी होनी चाहिए। अगर देखें कि ये बाहर निकलते हैं लीव इनकैशमेंट के लिए निकलते हैं, इनको अगर टाइम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ले रही है इस पर्पज़ के लिए निकलते हैं, आप बिलीव करें कि गवर्नमेंट या जो हमारे इंस्टीट्यूशन ये हालात है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ एजुकेशन नहीं है। प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल्स के या प्राइवेट या हेड्स हैं तो उन्होंने पूछना है जी अच्छा आप डेंगू के बारे में फलां एक्टिविटी करें, उसकी तस्वीरें भेजें। अच्छा आपके टोटल जो कॉलेज या स्कूल है उसमें दरख्त कितने हैं वो भेजें। मतलब उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ हट चुकी हैं। वो अपना जो एक अट्रैक्शन थी या एक अटेंशन जो थी एजुकेशन की वहाँ से हट चुके हैं। अच्छा इस हवाले से अगर हम देखेंगे तो अपना जो टीचर्स हैं फिर 4-4, 5-5, 6-6 माह के लिए टीचर हायर किए जा रहे हैं। आपको पता है कि ये एजुकेशन को अप नहीं लेके जाएंगे बल्कि डाउन की तरफ लेके जाएंगे। जब हम इस तरह की चीज़ों को देखेंगे कि वो 3 से 4 माह के लिए गवर्नमेंट ने टीचर्स की हायरिंग की है और वो बच्चों को क्या देंगे, क्या सिखाएंगे बच्चों को, अब मेंटली वो टीचर, अच्छा इनकी हायरिंग मैं बताऊं आपको, हायरिंग इनकी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू की जा रही है कि आपने अप्लाई करना है, फिर आपके इंटरव्यूज होंगे, आपकी प्रॉपर जो डिग्रीज हैं वो वेरीफाई होंगी। लेकिन फिर क्या है कि उनको 4, 5 के 6 माह के लिए वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ला के एजुकेशन सिस्टम का माजरत के साथ आके बेड़ा गर्क किया जा रहा है। फिर टीचर्स की प्रायोरिटीज जो हैं वो थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए, वो सेल्फ नहीं बल्कि बच्चों के हवाले से वो थोड़ा सा बाहर निकलें। बच्चों को जो कि हमारे रूम्स हैं वो छोटे छोटे रूम्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो वहाँ पे 80-80, 100-100 बच्चे बैठे हुए हैं। फिर वहाँ पे देखेंगे पंखे नहीं है, लाइट्स के इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे हमारी एक एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि एजुकेशन बच्चा मेंटली रिलैक्स होगा, उसे पता होगा कि मैं मेंटली रिलैक्स हूँ और पंखे होंगे, लाइट्स होंगी, टीचर उनके पास होंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि बच्चे की जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। जब ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब जब आएगा तो वो फिर हम एजुकेशन को अप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। और ये चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन की है बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया और जो कि बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्सेज उस तरह से नहीं हैं, टीचर्स हैं तो एक क्लास रूम है वो 60 से 70 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन इस तरह से टीचर्स के यही शिकवा किया जाता है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से एक गैप जो है वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान देखने में आता है और एजुकेशन सेक्शन में जो चेंजेस हैं वो उस तरह से आगे स्टूडेंट्स में नहीं डेवलप हो सकती। तो इस हवाले से प्रेजेंटेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे जो स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं वो इसमें अभी तक अपना अहम किरदार नहीं अदा कर रहे। यहाँ पर सर मैं आपसे भी गुफ्तगू करूँगी कि हम एजुकेशन सेक्शन में किस तरह से तब्दीलियाँ लेकर जा सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है। तालीम जो है वो एक एजुकेशन मटीरियल नहीं है। तालीम जो है वो इंसान को सोचने, समझने, परखने और तज्जिया करने की सलाहियत देती है। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये सलाहियत एक स्टूडेंट में पैदा कर पा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर पा रहे तो इसकी क्या वजूहत हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद शहबाज लतीफ़ भी मौजूद हैं, लुकमान शफकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर लुकमान साहब आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी क्योंकि आप भी टीचर हैं। आप क्या समझते हैं कि एक टीचर का
क्या किरदार होना चाहिए स्टूडेंट को अपलिफ्ट करने के लिए, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें काबिलियत होती है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें एक टीचर है वही एक स्टूडेंट की जिसे कहते हैं काबिलियत को पहचानेगा, परखेगा और उसके बाद उसकी जिसे कहते हैं सलाहियतों पर काम करेगा। इस हवाले से मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कहा कि टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को सबसे पहले बाकिरदार होना चाहिए। उसका किरदार इस हवाले से होना चाहिए कि वो बच्चों के लिए मॉडल हो, और टीचर जैसा भी हो वो अपने बच्चों के लिए मॉडल होता है, एक नमूना होता है, और बच्चों ने उसी से सीख के आगे को जाना होता है और अपने मुस्तकबिल की फील्ड को तय करना होता है। तो सबसे पहले टीचर को बाकिरदार होना चाहिए। और दूसरा जो उस हवाले से टीचर को जो है वो बच्चे के अंदर छुपी हुई सलाहियतें पहचाननी चाहिए। जब तक वो नहीं पहचानेगा तो वो बच्चे को कैसे बताएगा कि तेरे अंदर ये सलाहियत है। इसको इकबाल ने खुद ही कहा है, और वही खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यानी खुद ही वो बच्चे के अंदर जो खुद एतमादी है, वो टीचर का काम है कि एज अ उस्ताद वो क्लास में जाए और बच्चे की जो उस खुद ही को निखारने की कोशिश करे, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करे। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर का ये शिकवा होता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, मेरे कागजों से ये फारिग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो लायक बच्चे होते हैं उन्होंने तो पढ़ ही लेना है। अब टीचर का काम क्या है कि वो जो क्लास में नालायक बच्चा है वो उसको इस तरह से निखारने की कोशिश करे, कल को वही बच्चा सफ़े अव्वल में आके खड़ा हो। इस हवाले से एक छोटी सी मिसाल है कि वो जो सोना होता है वो जब पहाड़ से निकलता है वो मिट्टी में मिला होता है, तो उसको उस सोने को कुंदन कौन बनाता है? जब वो सुनार के पास जाता है, सुनार उसको तराशता है, उसको एक खूबसूरत हार बनाता है। तो उस्ताद की मिसाल भी ऐसे है कि उसके पास जब बच्चा आता है तो वो इसी तरह है जैसे पहाड़ से निकला हुआ सोना है और वो मिट्टी में मिला हुआ है। अब उस्ताद ने उसको तराशना है, उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को निखारना है, ताकि जब वो मुआशरे में जाए तो उसकी वैल्यू, उसकी कदर कीमत में और ज्यादा इजाफा हो। तो उस्ताद को जो है बच्चे के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको निखारने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से है क्योंकि एक टीचर है, उसके क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं तो उस 40 बच्चों के जो जहन है वो मुख्तलिफ होंगे, किसी की क्वालिटीज अच्छी होंगी, कोई हो सकता है कि बहुत फाइन आर्ट्स का अच्छा स्टूडेंट है, कोई अच्छा कम्युनिकेटर है, कोई अच्छा प्रेजेंटर है। तो इन सारी टीचर्स की क्वालिटीज़ जो हैं वही स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ में झलकती हैं। तो एक टीचर को अपने आप को रोल मॉडल समझना है। हम देखते हैं कि जब नर्सरी क्लास के बच्चे को घर में आते हैं वो एक टीचर की एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी के जो स्टेप्स हैं वहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ पर हमारी जो तरजीहात हैं वो बदल जाती हैं। हम टीचर की जगह पायलट बनने का ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि शायद उस लेवल पर आकर जो टीचर का अपना किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जो वो कंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, जो मटेरियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसमें प्रैक्टिकलिटी भी झलकनी चाहिए। यहाँ पर सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी शहबाज साहब, हम टीचर के हवाले से बात करें लेकिन आइडियल क्लासरूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट इस तरह से होना चाहिए कि जब स्टूडेंट क्लास में आए तो उसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। उसकी जो ज़िंदगी का कैनवस है वो इतना वसी होना चाहिए और क्लासरूम का भी। तो ये इस हवाले से आपका क्या कहना है? इसमें हम ये कर सकते हैं कि स्टडी का बच्चों के अंदर एक पैशन क्रिएट्स करें। देखिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो मेरा ख्याल है कि बच्चों को एक माँ की गोद से सीखनी चाहिए, वो है बच्चे का इखलाक। इखलाक अगर हमारे पास नहीं होगा तो बच्चे के पास, या कोई भी फ़र्द है, वो हमारे मुआशरे का कोई भी मेंबर है, उसके पास हज़ारों क्वालिटीज़ हों, कोई भी क्वालिटीज़ आप देख लें, लेकिन उसका इखलाक, बोलचाल का तरीका नहीं ठीक, तो मतलब वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो हमें बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर सबसे पहली प्रायोरिटीज़ को ये देखना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर इखलाक को अपग्रेड करें। देखिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, वो भी एक देखें पैगंबर थे, उनका शोबा भी एक यही था, पैगंबर, हमारा भी पैगंबरी शोबा है। तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अगर फतह किया है तो उनका क्या था, सबसे जो मेजर चीज़ है वो था इखलाक। हम बच्चों के अखलाक के ऊपर काम करें। जब बच्चों के इखलाक के ऊपर काम करेंगे तो इस हवाले से हमारा जो क्लास का डेकोरम है वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें अगर इखलाक ठीक होगा, बच्चे को बोलचाल का पता होगा, बच्चे के अंदर वो पैशन होगा, बच्चा लेक्चर है, टीचर आएगा उसको प्रॉपर तरीके से वेलकम करेगा। जब वो बच्चा टीचर पढ़ाएगा क्वेश्चनिंग भी करेगा, पूरी अटेंशन के साथ वो लेक्चर्स को सुनेगा, तो इखलाक जो है वो बच्चे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी एक टीचर्स की बात करेंगे तो उसको भी एक रोल मॉडल होना चाहिए। इस हवाले से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि मेरा बेटा है, वो जब स्कूल में गया ना, तो स्कूल में वो बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने वो ना CAT कैट था, तो वो CATE पढ़ी जा रहा है बच्चा। मैंने कहा बेटा ये आप गलत पढ़ रहे हैं,
तो मुझे वो, हालांकि मैं टीचर हूं, तो मुझे वो कह रहा है कि पापा नहीं आप गलत कह रहे हैं, जो मेरी मैडम ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब कि बच्चों का या उनके बाद मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूं सुन के, लेकिन वो मैं वहां सीखने को बड़ा कुछ मिला है मुझे कि देखें कि एक टीचर जो है वो रोल मॉडल है, एक एक्टर है बच्चों के लिए। टीचर ने जब भी क्लासरूम में आना है उसने अपने आप को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स। देखिए एक लेक्चर है वो, या पूरी बुक है, या पूरा एक चैप्टर है, वो एक तरह से नहीं होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह से पढ़ाना पड़ता है। कोई डायग्रामेटिकली है, कोई बच्चों को खड़े होकर पढ़ाना है, कोई हमने प्रैक्टिकली पढ़ाना है। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो एक टीचर्स को अपने अंदर एक एक्टर की तरह अडॉप्ट करनी पड़ती है, फिर जाके जब वो हम काम करेंगे तो इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक और साइंस भी ये कहती है कि हम जो हमारा मेंटेलिटी लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 मिनट तक मैक्सिमम अटेंशन रख सकता है। एक बच्चा अगर क्लासरूम में है तो वो 17 मिनट तक आपके लेक्चर को वो पूरी अटेंशन के साथ सुन सकता है। तो इस तरह छोटे छोटे टीचर्स को पास भी लेने चाहिए एक लेक्चर के अंदर, ताकि बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए, ताकि माहौल जो है वो क्लास का एक तरह का ना रहे, बच्चे बोर ना हो, बच्चों के अंदर एक जो जज्बा है या जो पैशन है वो उनके अंदर कायम रहे। तो मेरा ख्याल है कि जब हम इन सारी चीज़ों पे कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, हम क्लास के अंदर अपनी सेल्फ असेसमेंट करके प्रॉपर तैयारी के साथ क्लास में जाएंगे, और बच्चे को के अंदर हम पैशन देंगे, बच्चे को थ्रिल देंगे, बच्चे को एक हम असाइनमेंट्स देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें मिला के हमारा जो एक क्लासरूम का माहौल है उसको एक बहुत आइडियल, बड़ा ज़बरदस्त हम कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन कहता चलूँ कि ये डिपेंड करता है एक जो क्लास में खड़ा हुआ टीचर है उसके ऊपर। इसी तरह से तालीम के हवाले से बात करें, तालीम एक वसी पहलू है ज़िंदगी का। इसमें पेरेंट्स भी अपना किरदार अदा करें कि बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही मैनर्स सिखाएं, अखलाकियात सिखाएं। जब वो क्लासरूम में जाएगा, जब वो सोसाइटी में जाएगा या एक शहर में जाएगा तो वहाँ का शहरी बनेगा। लेकिन इसमें वालिदैन का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जब वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की तालीम के हवाले से एहतमाम करे, तो जब वो स्कूल में जाएगा तो स्कूल में टीचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो शॉर्ट कम्स वालिदैन की तरफ से रह गए हैं, क्योंकि वालिदैन की जानिब से ये होता है कि अगर हम सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा स्कूल भी भेजा जाए ताकि वो सोसाइटी के हवाले से भी सीखे। तो जो शॉर्ट कम्स वहाँ पर रह गए हैं उसे जो फिलर करना है वो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आइडियल क्लासरूम जो है इन्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर के हवाले से एक बात मैं करूँगी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बात करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक अपनी राय का इजहार नहीं कर पाएंगे और जब तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मैं समझती हूँ कि आप तब से सीखेंगे नहीं। तो इस तरह से ही है, एक सवाल जो है वो कभी भी जिसे कहते हैं कि मैं समझती हूँ कि स्टूपिड नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सवाल नहीं कर पाते। उनके जहन में यही तजब्जुब होता है कि मेरा सवाल बहुत गैर ज़रूरी है, अननेसेसरी है, क्या ये सवाल मुझे करना चाहिए या नहीं। तो इसमें टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक स्टूडेंट को इस तरह से इन्वायरमेंट फराहम करें कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ जाए। यहाँ पर मैं लुकमान साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हमने टीचर के किरदार के हवाले से भी बात की, स्टूडेंट के एस्पेक्ट्स के हवाले से भी बात की कि एक स्टूडेंट को किस तरह से होना चाहिए, टीचर्स का क्या किरदार है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मैं अगर इसको कुरान करीम की एक आयत है कि इसमें सूरत बकरा की आयत है कि जब अल्लाह ताला ने इस मखलूक की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरमाया कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि फरिश्तों से कहा कि अब मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहूँ। तो अगर हम इस लफ्ज़ पर गौर करें खलीफा, तो इसका माना क्या है? नायब, जानशीन। किसका नायब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मैं अपना नायब बनाने जा रहा हूँ। तो फिर जिसका नायब हो तो उसमें सिफात भी वैसी होनी चाहिए, उसमें सिफात भी वैसी होनी चाहिए। इंसान अल्लाह ताला का नायब है तो उसमें सिफात भी वही होनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? वो रहमान है, रहीम है। जहाँ वो रहमान और रहीम है वहाँ वो समी और अलीम भी है, ठीक है। वो इल्म की दावत भी देते हैं, उस कहते हैं कि उस मजहब की बात करते हैं जिसका आगाज ही कहाँ से हो रहा है? इक़रा, पढ़, यानी पढ़ने से ही उस मजहब का जो है वो आगाज हो रहा है। इस हवाले से अगर हम तालीम की बात करें तो अगर तालीम के अगर हम माने पर गौर करें तो मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, हुजूर किबला पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब अलैहि रहमा, वो फरमाया करते थे कि इल्म वो नहीं होता जो किताबों में पढ़ा जाए, बल्कि इल्म वो जो नया हो वो इल्म होता है। इस हवाले से अगर मैंने अभी नायब की बात की तो अब अल्लाह ताला की शान क्या है कि कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कि वो हर दिन में, नए दिन में नई शान के साथ जलवागर होते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हे में नई शान के साथ जलवागर होते हैं। तो अब हमें एज ए इंसान क्या लेना चाहिए कि हमें भी देखना चाहिए कि क्या हमारा दिन
पहले वाले दिन से बेहतर है कि बिल्कुल, नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है, क्योंकि सीखने सिखाने का अमल मैं समझती हूँ जी। कहीं पर नहीं रुकता। और अगर हम हमारे दीन इस्लाम के हवाले से बात करें, इसमें भी तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वो खातून की तालीम हो, वो एक मर्द की तालीम हो, तो इस्लाम इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। अभी वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में इस वक्त रिक्वायर्ड हैं, जिससे हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो ग्रो कर सके, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूथ है वो स्किलफुल हो सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहबाज साहब भी मौजूद हैं और लुकमान शफकत साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पर शहबाज साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से करना चाहूँगी कि स्टूडेंट के हवाले से हम बात करें कि दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन पे जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, चैट जीपीटी आ गई है। तो आप क्या समझते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये जदीद तकाज़े पूरे करने में कितना फॉल है? जी, इसमें देखें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इससे बहुत पीछे है। ये भी प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि हमें डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चीज़ों को देखना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है, जब हम छोटे थे नोकिया को आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा ब्रांड था, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस आज देख लें नोकिया का नामो निशान नहीं है। वजह क्या थी कि वो अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड नहीं कर सके। तो अगर हमने दुनिया का मुकाबला, अच्छा ये मैं बता दूं, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिलीव मी कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम बच्चों के अंदर देखते हैं कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जस्ट रिसोर्सेज बहुत कम है। देखिए, पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ 4-5 साल पहले हमने देखा था, वो पानी से एक उन्होंने जनरेटर बनाया और वो बड़ा बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन क्या कि अगर हम उस बंदे को सहूलियत देते तो आज में भी कि बाकी जो लोग हैं उनका भी एक बढ़ता कॉन्फिडेंस बढ़ता कि पाकिस्तान के अंदर, लेकिन टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है। तो हमें एक तो ये करना चाहिए कि अपग्रेड करना चाहिए, जो हमारा इंटरनेशनल म्यार है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से आप देख लें, हमारे नेबर कंट्री इंडिया, वहां पे देख लें आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो सीईओ वो इंडियन है। पाकिस्तान इससे बहुत पीछे है। पाकिस्तान को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जो क्लासरूम्स हैं उनको इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर करना चाहिए, डिजिटल बनाने चाहिए। ये हमारे बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, इस हवाले से हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। नो डाउट कि ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन बजाय कि नुकसान है, वो हमें चीज़ों को, वही बात है कि बच्चों को हम सिखाएं। टीचर्स का एक काम है कि सिखाएं, बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बुरी है। तो अगर हम बच्चों को अच्छे और बुरे का फ़र्क सिखा देंगे तो आई होप कि बच्चों के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ करने का, उसको सही मायनों में यूज़ करने का एक तरीका, जो ढंग है, वो बच्चों को पता चल जाएगा, जो कि हमें इंटरनेशनल एक लेवल जो है स्टडी का वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं इस हवाले से। तो अच्छा, इसी में थोड़ी सी एडिशन अगर करें तो बच्चों को वो डिजिटलाइजेशन के साथ साथ स्किल्स के ऊपर काम करवाएं। जो चीज़ें हैं वो स्किल्स के साथ ही हैं। तो हम भी एक स्किल्स इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को डिफरेंट ये चीज़ें सिखा रहे हैं। अपने हमारा अदारा भी है, उसके अंदर हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ें सिखा रहे हैं कि आपने स्किल्स कैसे करनी है। हमारे ये जो 3 माह का हम करवाने जा रहे हैं बच्चों को, इसके ऊपर हमने मेजर जो हमारा है वो टारगेट्स यही है कि हम स्किल्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के ऊपर लॉन्च करें ताकि बच्चों को स्किल्स दें। क्योंकि आजकल देखें पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। हम बैठे होते हैं, वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, जब हमारे पास आते हैं वो कमरे में बैठ के हमें सुनाते हैं अपनी जो कंडीशन है, तो हमें पर्सनली ये अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हम ये देखेंगे, बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा करेंगे, डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आएंगे बच्चों को, तो बच्चे अपने स्टडी के साथ साथ अपने एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी मीट कर सकते हैं। और ये मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि हमें जस्ट एक बच्चों को ट्रैक देना है, कि रास्ता दिखाना कि बेटा ये वाली चीज़ें भी हैं। क्योंकि हमारे ये चीज़ें अभी बहुत पीछे हैं। हम बच्चों को इस हवाले से जब गाइड करेंगे कि बेटा ये रास्ता है आपका, इसके ऊपर मेहनत आपने करनी है, रास्ता हमने दे दिया, इसके अंदर जो हर्डल्स हैं वो हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर्डल्स को दूर करेंगे, आपने आगे की तरफ निकलना है। तो उम्मीद है कि वो बच्चा जो है वो तो पहले चाह रहा है, बच्चा पहले है कि हमारा कोई हाथ पकड़े, हमें कोई आगे रास्ते की तरफ दिखाएं, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग है उसकी तरफ जा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमने ये कोशिश की थी
और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम करके उनको स्किल्स दें ताकि वो अपने वालिदैन का सहारा बने, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। और इससे क्या होगा कि हमारा मुआशरा मजबूत नहीं होगा बल्कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा एक पूरी कंट्री जो है इसका भी एक नाम होगा। और ये एक टीचर के जिम्मे है बिल्कुल इसी और तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां तक हो सकता है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं दूसरे भी जो लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि आप डिजिटलाइजेशन की तरफ बच्चों को लाजमी राग़ब करें ताकि हमारी ये जो कंडीशंस हैं, जो वर्स्ट कंडीशन है, इसको हम अपग्रेड कर सकें। सही सर, आप डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, लेकिन आजकल के अगर यूथ के हवाले से बात करें या आजकल का जो दौर है डिजिटलाइजेशन का, तो कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग? मैडम इसमें सबसे पहले जो है ना, जैसे शुरू में मैंने कहा कि इंग्लिश, अगर आपने वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ अटैच होना तो जो एक एजुकेशन का जो लैंग्वेज बैरियर है उसको ख़त्म करना चाहिए। हमें स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज के ऊपर काम करने चाहिए। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, शॉपिफाई है, अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। इसके अलावा जो है वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये ढेरों सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों को सिखा के बच्चों को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बच्चे आजकल, जैसा कि पहले मैंने कहा कि बच्चे कोशिश में हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए, बच्चे सीखना चाह रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा कि 90% लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि ये कंप्यूटर की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो एआई की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बहरहाल हम अभी बहुत पीछे हैं, वर्किंग जारी है। इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें बहुत उम्मीद है कि हम इसके ऊपर करके बच्चों को जो लेटेस्ट, जो जदीद तालीम के तकाजे हैं उसके ऊपर लेके आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से तालीम के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करें कि हमारे पास 16 ईयर की एजुकेशन तो होती है, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होती, जो कि एक एम्प्लॉयर भी चाह रहा होता है, जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो जदीद दौर के तकाजे हैं इनको समझिए और देखिए कि आप कौन सी अच्छी स्किल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हों, हो सकता है आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हों, आप डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एक वास्ट फील्ड है। अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बात करें, ठीक है, इन्फ्लुएंसर के हवाले से बात करें, तो ये इतना वसी प्लेटफॉर्म है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपने अपने अंदर की स्किल को पहचानना है और उसे अडॉप्ट करना है, और ना सिर्फ उसे अडॉप्ट करना है बल्कि उसे सीखना है, समझना है। उसके बाद ही आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तालीम के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लुकमान साहब, मैं आपसे बात करूँगी कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं देखती हूँ कि करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई भी इंस्टीट्यूट उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो आप क्या समझते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव होने चाहिए? मेरे ख्याल में जो करियर काउंसलिंग के हवाले से है, वो सबसे पहले जो, अगर हम अपने मुल्क की हालात की बात करें तो इसमें मुआशी सतह पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे आगे बढ़ना नहीं, अगर कोई बच्चा बढ़ना चाहता है तो उसका फाइनेंस उसकी इजाज़त नहीं देता कि वो आगे बढ़ पाए। तो इस हवाले से अगर मैं चाहूँगा तो बच्चों को जो है वो क्या कहते हैं, तलीमी सतह पर अपने अंदर स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हुकूमती सतह पर इस तरह के जो है वो इक़दाम होने चाहिए। अभी भी मरीम नवाज साहिबा, वो इस हवाले से उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कदम उठाया है हुनरमंद नौजवान के हवाले से, यूथ को आगे हवाले से उन्होंने वो प्रोग्राम, इस तरह के जो छोटे छोटे जो डेवलपिंग प्रोग्राम है बच्चों की जो सलाहियतों को आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को निखारने के लिए, जो बच्चों को मुआशी हवाले से भी और माली हवाले से भी मुआविन साबित हों, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम भी होने चाहिए। वो एक छोटी सी मिसाल वो ये है कि एक बीज है तो उसके अंदर एक पूरी पावर होती है कि वो दरख्त बन सके, लेकिन वो तब तक दरख्त नहीं बनेगा जब तक वो मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, उसके ऊपर मेहनत नहीं की जाएगी, उसको टाइम के वक्त पर उसको पानी नहीं दिया जाएगा। तो इसी वाले से वो इकबाल का भी शेर है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो यानी वो जो बीज, हर बच्चे के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कल को मुआशरे के लिए एक सायादार दरख्त बन सके। तो इस हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दाम होने चाहिए, असातिज़ा को इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि वो बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अगर कॉन्फिडेंस का मसला है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को उनको उसकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। और अगर माली हवाले से अगर कोई परेशानी है तो इस हवाले से हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है छोटे छोटे फाउंडेशन भी बने हुए हैं जो बच्चों को तालीमी सतह पर जो है वो आगे बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। तो इस हवाले से हुकूमती सतह पर मैं समझता हूँ ये काम होना चाहिए कि वो बच्चा जो है अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो वो
का जो है वो आगे मास्टर लेवल तक, पीएचडी लेवल तक जो है वो फ्री इंतजाम होना चाहिए, ताकि मुल्की सतह पर हमारी जो शरह तालीम है उसमें कमी की एक वजह भी ये है। बिल्कुल इसी तरह से करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने करियर के हवाले से नहीं सब्जेक्ट मुंतखब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया लुकमान शफकत साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया शहबाज लतीफ़ साहब, आपकी गुफ्तगू से यकीनन हमारे जो नाज़रीन है वो भी मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि मैट्रिक के बाद जो एक स्टूडेंट के हवाले से या स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो ये आता है कि वो उसे कौन सा जो सब्जेक्ट है उसे इलेक्ट करना चाहिए। तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि अपने आप को समझें, आसपास के लोगों से ज़रूर मुशावरत करें, लेकिन जो आपका दिल कहता है वो आप सुने और उसके बाद ही आप किसी फील्ड में जो है वो प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसी के साथ मैं शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।